बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। और आज हम शो का आगाज निहायत जोशो खरोश के साथ करें क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया। बल्कि वो अमेरिकन अंदाज में जो करते हैं ना, अच्छा हाँ, वो मतलब वो करते हैं जिस मर्जी अंदाज में करें भाई, बस जीत है तो सेलिब्रेट करना है हमने। हरमीत का रुख कर ले जरा। हरमीत साहब तो पगड़े डाल रहे होंगे। हरमीत साहब को देखते हैं पगड़ा कहता है। जी हरमीत पाजी जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज यकीन माने भंगड़ा डालने का दिल वैसे कर रहा था और किया भी। और आज भी यकीन माने जो मौके की बात कर रहे थे, तो आज हमें मौका मिला बहुत देर से और फिर हमने ऐसे ठोका कि हिंदुस्तान की 7 नस्लें याद रखेंगी। मुझे जज्बाती इसलिए हो रहा हूं कि पिछले 1 महीने से मैं हिंदुस्तान के चैनल पर बैठता हूं और वहां से एक चूजा सा बैठा होता है जो मेरा माइक बंद कर लेता है और वहां से एक ही अल्फाज कि मौका। तो आज भैया मौके की हमने ऐसी की तैसी कर दी। हाँ, मैं भी देख रहा था ये पिछले दिनों जो टाकरा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चला है, यानी उनका जो स्टाइल था ना वो ये था कि जी हम तो बस जीते हुए हैं, यानी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो वो पूरे तौर पे अपने जोन में बैठे हुए थे। फिर अपने वो विराट कोहली की और रोहित शर्मा की और पता नहीं किस किस की मिसालें और अपनी बॉलिंग अटैक के वो सारे का सारा मिला मेट हो गया। अच्छा, इस मैच से पहले सर आपने भी देखा होगा, हम भी डिस्कस करते रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा इसको हाइप क्रिएट की थी, जैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत मैच जीता। तो मेरे ख्याल में वो उनके अपने मीडिया की वजह से भी उनके प्लेयर्स बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे और टीम तो अच्छी है। हरमीत वन साइडेड मैच हुआ है हकीकत में अगर देखा जाए। यानी ये कोई एक आप ये देखो कि एक तो 151 के ऊपर उनको आउट कर लेना, 151 कोई रन ही नहीं है इस तरह से आजकल 2020 में कोई रन नहीं। और दूसरी और जिस तरह वो हमें समझ रहे थे रऊफ साहब कि हम पाकिस्तान क्या है, वो तो हमारे लिए बस वो हमारे ही है। और चार्टेड जिस तरह हमने देखे कि जिस तरह तैयारों से अक्षय कुमार बॉलीवुड के अदाकार 80% जो टिकटें थी वो स्टेडियम में उन्होंने खरीदी थी और वहां पे उनका एक कमर्शियल था जो बड़ा जलाने वाला था कि भैया आपको हर जगह पे गंगोली और धोनी नजर आएंगे और डरावना ख्वाब होगा पाकिस्तान के लिए। आज यकीन माने ये मुझे शोले का वो डायलॉग याद आ रहा है जो जिसमें वो कहता है कि अरे ओ सांबा कितने आदमी थे रे, 2 आदमी। सांबा कहता है कि सरकार 2, तो वो कहता है अरे सुअर के बच्चों तुम 2, वो दो और तुम 5 और वो फिर भी जिंदा लौट गए। तो आज इनको ये 2 जो है ना, ये 7वें नस्लें जिनकी वो याद रखेंगी कि भैया ठुकाई की है, ऐसी की है कि याद रखेंगे। और कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बिहार से झारखंड से मुख्तलिफ जगहों पे टेलीविजन तोड़ने के जो वाकयात रोनुमा हुए, जिस तरह रोना धोना शुरू है, तो उसमें वो एक बबुआ था इसका, तो वो कहता है अरे वो गजब की पटाई की हमारे 2 लोंडों ने, हमारे 11 छोरों की ऐसी पटाई हमने जिंदगी भर नहीं देखी। तो हालात इस किस्म के हैं वहां पे और मातम का समा है भाई। ऐसा ये खेल हमने इसको एक खेल समझा था, लेकिन जिस किस्म की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी जैसे कोई दोबारा एक नई वार होने जा रही है, भैया आराम से खेलना हमें भी आता है, लेकिन कमाल की है बाजी, कमाल की। आज वैसे दस्तार में 2 हफ्ते बाद, हर कलर की दस्तार 2 हफ्ते बाद पहनता हूं। आज मैंने ग्रीन इसलिए किया, ट्रिब्यूट पेश करना है हमारी ग्रीन शर्ट्स को कि भैया जो कमाल आप लोगों ने किया ना, अब हमें वर्ल्ड कप की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं यूजुअली इतना क्रिकेट लवर तो हूँ नहीं, लेकिन कल का मैच के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जो मैच लगा और मुझे पता लग रहा था कि जनाब अब भारत की 3 विकेटें, जब बड़ी अहम विकेटें एक साथ ही गई हैं। विराट कोहली को आउट किया, विराट कोहली तो लेट आउट हुआ है, 3rd पे आउट हुए हैं। सबसे नंबर 1 पे रोहित शर्मा को आउट किया, शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे पहले रोहित शर्मा। बिल्कुल। तो वो मुझे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है एक के बाद एक विकेट लिए जा रहे हैं, सो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। इतना जबरदस्त अंदाज में मैच का आगाज हुआ, तो ये ना आगे जाके अपनी भी बारी आनी है। लेकिन थ्रू आउट बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। फील्डिंग की क्या बात करें, बॉलिंग की क्या बात करें, बैटिंग की क्या बात करें, सब जबरदस्त था। सिवाय कल हसन अली के जिसकी बॉलिंग जरा कमजोर रही है। पाकिस्तान का वाहिद कमजोर पहलू जो था हसन अली था। हसन अली ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उसके अलावा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हारिस रऊफ से कि कल वो इतनी अच्छी गेंदें उसने की हैं जिसकी बात नहीं। बहुत ही मैच्योर अंदाज कमाल किया सर उसने, है ना। मतलब वो जिस तरह से और जितनी तनकीद उस पे हुई है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद
रोज साहब बहुत तनकीद का सामना उसे करना पड़ा है, लेकिन उसके बहुत बड़ी मिच्योर किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है और मैं समझता हूं कि शहनशाह के बाद अगर एक अच्छी बॉलिंग उन्होंने किया, हसन का आपने जिक्र किया तो यकीनन वहां पे कोताहियां हुई, लेकिन सर थोड़ा सा गुजारा तो होना चाहिए था ना, थोड़ी सी पिटाई, थोड़ी सी खुशियां, थोड़ी सी लड्डू, जो उन्होंने पटाखे लेके आए थे, जो डोल लेके आए थे, वो बेचारा डोल वाला कल क्या कह रहे थे, अगर आप सुने तो आप हैरान होंगे। वो कहते हैं हाँ रोजा वो ढोल वाले बेचारे ऐसे गए बगैर पैसे लिए, वो कहते हैं हमें तो थप्पड़ ही मिले, हम तो सोच रहे थे भैया हमें हजारों रुपया मिलेगा, लेकिन भैया हार के बाद तो इन्होंने थप्पड़ दे दिया कि ये जो भी बातें हो रही है ना, इसमें जो हरमीत का अंदाज है वो सबसे मतलब मैं तो पहली दफा हरमीत का ये वाला रूप भी देख रही हूँ, तो मैं तो इसकी भी मद्दाह हो रही हूँ जिस अंदाज। अरे मैं थक गया था रोमा, जब हम हिंदुस्तानी चैनल पे बैठते हैं ना तो वहां से हमें इस किस्म की तंजिया बातें बड़ी सुनने को मिलती हैं हमारी तरफ से, और फिर हमारा माइक ही बंद किया जाता है जब जवाब हम देते हैं। तो जब आप उनके, और मुझे कल से जो मैसेजेस आ रहे थे कि सरदार जी टेलीविजन कब तोड़ोगे अपना, तो आज मैंने ना कल रात को जैसे मैसेज हुआ है तो मैंने वैसे कॉपी पेस्ट सब इंडियन अपने जर्नलिस्टों को भेजा कि भैया खुश हो जाओ, अब आप क्या तोड़ने वाले हो। भाई जबरदस्त हुआ, बट हमारे पास कुछ झलकियां हैं मैच की, और स्पेशली जो लास्ट आखिरी जो मेरे में है वो देखते हैं। बिल्कुल, वो चल के जरा देखते हैं। ये हमने दिखाई आपको लास्ट जो झलकियां थी वो किस तरीके से जीता है पाकिस्तान, उसको आपने देखा। और ये जैसे बिल्ड किया ना इनिंग दोनों ने, रिजवान ने और बाबर ने, बहुत ही कमाल की प्लानिंग के साथ, कि बाबर थोड़ा सा स्लो हो गया था और रिजवान ज़्यादा तेज़ खेल रहा था। ये पेस अगर इसी तरह का बरकरार रखें आइंदा आने वाले मैचों में भी, पूल में मैच पाकिस्तान के जो हैं वो अभी आगे भी हैं, और उसमें ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक जो मैच है वो ज़रा टफ़ होगा। बाकी पूल इतना ज़रा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये मैच एक टफ़ होगा। लेकिन इस पेस को अगर पाकिस्तान बरकरार रखे तो पाकिस्तान अपने पूल में ज़रूर सरे फहरिस्त होगा। बिल्कुल ठीक। हाँ, और इसके साथ साथ हम ये भी बता देना कि मुबारकबादों का सिलसिला जो था वो जारी रहा। कल रात से ही ट्विटर भरा पड़ा था, एक तरफ तो मीम्स का तूफान था, दूसरी तरफ कांग्रेचुलेशंस हर किसी की जानिब से कहा जा रहा था पाकिस्तानी टीम को। हमारे सियासी लीडर्स हों, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हर किसी ने अपने अंदाज में ग्रीन शर्ट्स को अप्रिशिएट किया है और सराहा है, और हर कोई कल बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे बड़ी खुशी हुई। और फवाद चौधरी साहब तो स्टेडियम में मौजूद थे, और उनकी जो उन्होंने आंखों देखा उनका हाल था, उसमें उनका ये कहना था कि कुछ भारतीय अदाकार जो थे वो बीच मैच ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। वो इतने बुरा फील कर रहे थे। अक्षय कुमार थे और विवेक ओबरॉय थे, तो ये जो सब लोग थे ये हाफ मैच छोड़कर यहाँ से चले गए। सो फिर ये हम भी कुछ अभी भी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ये सऊदी अरब की कुछ पिक्चर्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और उन्होंने सऊदी अरब में अपनी काबीना के कुछ मेंबरान के हमरा बैठकर ये मैच देखा। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनके साथ शौकत तरीन साहब थे, हमाद अजहर साहब थे। सो एवरीबडी वाज एक्साइटेड। अगर हम लाहौर का जिक्र करें तो यहाँ के जो अगर हम देखें तो कल जैसे ही पाकिस्तान ने मैच जीता तो मेरे कई सारे जो वानी फैमिली के लोग हैं, दोस्त हैं, तो उनकी जानिब से कई वीडियो मुझे मौसूल हुई, और मैंने असलम साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको मैंने वैसे मैसेज भी किया था कि सर इसको लाजमी या यूजुअल जो है कश्मीर के हवाले से जरूर दिखानी है आपने। तो वहां पे जिस तरह सेलिब्रेशंस थी और जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और एक जश्न का समा था, तो यकीन माने कि जहां जहां पाकिस्तान के साथ लोगों का दिल धड़कता है और जहां जहां हमने देखा ग्रीन फ्लैग, और जहां जिस जिस मुल्क में पाकिस्तानी रहते तो सब बड़े खुशी से जो वहां के हालात थे वहां भंगड़े डाले जा रहे थे। तो यकीन माने जब रियासत और वतन की बात आती है तो वैसे ही दिल में अगर आप ना भी डाले तो वैसे ही दिल में ना वो लड्डू फूटने लगते हैं। अच्छा, ये वाला जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस भारत की अगर बात की जाए तो कल जो लाहौर के अहम मकामात थे वहां पर तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो थी वो लगाई गई थी, और वहां पर जो शायकीन
क्रिकेट थे वो सब इकट्ठे हुए थे और सब ने मिलकर मैच देखा। ऑब्वियसली दीगर शहरों में भी पाकिस्तान के ऐसी ही सिचुएशन होगी, लेकिन जब पाकिस्तान ने मैच जीत लिया तो हर किसी का जो सेलिब्रेशन का अंदाज था वो बिल्कुल निराला था, मुख्तलिफ था। आतिशबाजी की गई, भंगड़े डाले गए, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। इस वक्त लाल हवेली के कुछ अच्छा जी, आप ये जरा चलते हैं मकबूजा कश्मीर की तरफ और कश्मीर की तरफ के वहां पे पाकिस्तान की जीत की किस तरह से खुशी मनाई गई है। जितनी खुशी पाकिस्तान में मनाई गई उतनी खुशी कश्मीर में मनाई गई, और वो भी बड़े पुरजोश थे। तो उनका जोश और जज्बा जो है वो भी दीदनी था, और उन्होंने नारे लगाए, सड़कों पे आए, झंडे पाकिस्तान के लेके लहराते रहे। तो मेरे ख्याल में कुछ विजुअल उसके भी दिखाते हैं हम, आइए चल के देखते हैं पहले थोड़े से वो विजुअल जो कश्मीर में फतह का जश्न मनाया गया है। ये तो कश्मीर के मनाजिर थे और लोग किस तरह से जश्न मना रहे थे, आ रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, फायरवर्क्स हो रहा था। अभी लाल हवेली की भी कुछ विजुअल फुटेजेस हमारे पास हैं, वो भी चलकर देखते हैं वहां पर किस तरह से जश्न मनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये देखें, ये आपको विजुअल हम लाल हवेली के पिंडी में जो जश्न की सूरत हाल है। शेख रशीद की हवेली है ये, और उन्होंने भरपूर अंदाज में ये जश्न मनाया, लाइटिंग की है और आतिशबाजी, फुलझड़ियाँ, ये तमाम की तमाम जो है वो चल रही हैं और झंडे लहराए जा रहे हैं पाकिस्तान के। और ये पूरे मुल्क में, रोमा ने कहा लाहौर में पूरे मुल्क में स्क्रीन लगाई गई थी और वो स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तानियों ने मैच देखा और बड़े बेताब होकर देखा। मैं वैसे ये देखो, मैंने भी पूरा मैच देखा है और मैं शुरू से ही जिस वक्त विकेट गिर गई थी 3 तो मैंने कहा पाकिस्तान जीत गया। बिल्कुल हरमीत उस वक्त जिस वक्त रोहित शर्मा आउट हुआ है और पाकिस्तान के एवरेज के ये जो भंगड़े थे ये देख रहे थे, और मेरी ख्वाहिश थी, बल्कि जाहिर बात है जब दुख की ये घड़ी थी तो मुझे पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा सा वो इजहार यकजहती भी करनी थी। मैंने मुख्तलिफ चैनल का रुख किया तो मैं देख रहा था कि कैसे क्या क्या मामलात है। तो वो जो मनाजिर मैंने देखे बड़े ही दुख भरे थे, और यकीन माने झारखंड से लेकर आप उत्तर प्रदेश से जाके कन्याकुमारी तक बड़े कमाल के मनाजिर जो है हमने देखे थे। और जिस तरह सिचुएशन थी वहाँ पे लोगों ने खाना छोड़ दिया था, तो और इसके साथ साथ जो पटाखे थे वो जो लेके आए थे, जिन्होंने पटाखे फोड़ने थे वो बेचारे से बगैर फोड़े वो घरों तक लौट गए। तो उनका यही कहना था कि दीपावली आ रही, दिवाली से पहली दिवाली हम ये मनाएंगे कि हम पाकिस्तान से मैच जीते। और उनकी जो वीडियोस थी, अच्छा ये हरमीत माजरत के साथ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी जो हम विजुअल्स दिखा रहे थे वो हमारे अपने ही न्यूज रूम के थे। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि दोबारा से बिल्कुल ये भी जो आप विजुअल्स देख रहे हैं हमारे न्यूज रूम के हैं और न्यूज रूम के लोग हैं। और ये मंसूर साहब सही पकड़ा डाल रहे मेरे ख्याल में। आपने अमजद भट्ट को नहीं देखा जो आपके मोस्ट फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है, लुक एट हिम। ये किस तरह से हमारे न्यूज रूम में सेलिब्रेशन हुई है। अमजद भट्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बड़े पेट के साथ दूसरे को गले लगाएं, लेकिन वो पेट आड़े आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा ये असलम साहब खुद भी खड़े हुए हैं, खुद भी हैं, हमारे न्यूज एंकर्स भी हैं साथ। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारे ऑफिस में भी सेलिब्रेशंस हुई हैं, ये तो मैंने अभी देखा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि फिर हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि हमारे आर्मी चीफ हों, प्राइम मिनिस्टर हों, सदर हों, वज़रा हों, तमाम लोग जो हैं उन्होंने टीम को मुबारकबाद पेश की है इस जीत के ऊपर, और उन्होंने कहा कि इस मोमेंटम को जारी रखना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं। अली ज़फ़र ने जैसे एक ट्वीट किया हुआ था मैच से एक दिन पहले कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, और फिर अली ने कहा कि मेरी ट्वीट सच्ची साबित होती है, और बड़ा उन्होंने कहा कि मैं अपना पश्तो का गाना जो मेरा है वो टीम के नाम करता हूँ, जो नया गाना उन्होंने रिलीज़ किया। तो ये भी एक बात है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो मेरे ख्याल में अब इतना ज़्यादा हम जोश में खुद आए हुए हैं कि हमारा जी नहीं चाह रहा कि हम रनडाउन के आगे की तरफ चलें और या मतलब उससे आगे की खबरों की तरफ चलें, लेकिन हमें जाना तो है, तो हमें चलना है। थोड़ी सी जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा क्रिकेट के ऊपर आ जाएंगे हमारी डेली डोज में और क्या चीज़ें। बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मैच पर तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर ली और आगे चलकर भी करेंगे, बिकॉज जो पाक भारत का टाकरा होता है इस पे साइकोलॉजिकल भी लोग बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं साइकोलॉजिकली। सो इसको भी आज हमने डिस्कस करना है कि सब लोग इतना ज़्यादा इस मैच को सीरियस क्यों लेते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं। बट एनीवेज मैच पर तो हमने डिस्कशन कर लिया, आगे जाके मजीद भी करेंगे। डेली डोज की हमारे पास जो अब पहली खबर वो ये है कि कुछ रोज पहले हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत जल्द फेसबुक के मुकाबले का इंट्रोड्यूस करवाने वाले
हैं जिसका नाम है ट्रूथ सोशल। सो अब डिटेल्स ये आ रही हैं, खबर ये आ रही है कि इसको हैक कर लिया गया है। अमेरिका में हैकर्स का एक ग्रुप काम करता है जो नॉर्मली लोग नफरत अंगेज मवाद फैलाते हैं या फेक इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, ये गिरोह जो है, ये जो ग्रुप है, ऐसे लोगों के खिलाफ काम करता है। सो डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी नेटवर्क मुतारिफ नहीं हुआ, पूरी तरह लोगों के लिए लॉन्च नहीं हुआ, इसमें कुछ खामियां भी थी, सुकम भी थे। सो इन्होंने इसको हैक कर लिया है। रऊफ साहब तो आने से पहले ही हैक कर लिया। वो साहब ने तो पहले इसका नाम रखा था कि फेक बुक होना चाहिए इसका नाम, और वही फेक बुक जैसे आया, अभी आया नहीं था और भैया हैक कर लिया गया। तो हालात ये है कि जाहिर बात है कि जब आप इस किस्म का मवाद फैलाएंगे तो लोग तो बैठे हैं ना उसको किस न किस तरीके से रोकथाम के लिए, क्योंकि हर जगह पे रियासत का कानून होता है और रियासत की एक जिम्मेदारी होती है रियासत के लोगों की। तो मैं समझता हूँ कि भैया मामला पहले ही खराब हो गया। हाँ, तो हरमीत वो तो कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए मोर, तो चोरों की भी चोरी हो गई। वो जो एक झूठ बोलने वाला आदमी है उसको वैसे ही लोग टकरा गए हैं। मतलब वो कौन सा, उसने बड़ा सच्चा मवाद पेश करना था वहां पे, उससे पहले ही हैक हो गया। तो वो बैठा रो रहा होगा, मतलब पता नहीं मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हो गया। तो इसी के साथ ही डेली डोज की नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। और साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी की मदद से जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए लेज़र वाली छड़ी जो है वो इजाद की है। और बेसिकली ये जो छड़ी है, स्टिक है, ये लाइट डिटेक्ट करेगी और जिस भी किसी के हाथ में ये होगी, ऑब्वियसली ब्लाइंड लोगों के लिए ये बनाई गई है। सो ये लाइट को डिटेक्ट करेगी और उनको सही रास्ता गाइड करेगी। और बहुत से लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया। सो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। जो नाबीना अफराद थे उनको चलने फिरने में, आने जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है इस स्टिक की बदौलत। सो ये एक अच्छी मेरे ख्याल में इन्वेंशन है जो साइंस ने किया। हमारे जितने नाबीना भाई उनके लिए जादू की छड़ी साबित होगी, कम से कम रास्ता, उनकी जो मुश्किलात होती हैं गुजरने में जाने में, तो वो मुश्किलात मेरे ख्याल में इसके जरिए आसान होंगी। हरमीत, इसमें इनका कहा जा रहा है कि जो नाबीना अफराद है उनकी स्पीड भी चलने की बढ़ जाएगी, अटक अटक के चलने की बजाय, चूंकि ये जो छड़ी है इसके आगे व्हील लगे हुए हैं, व्हील जो है उनकी मूवमेंट को और ज़रा आसान बनाते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। एक तो वो रुकावटें देखेगी और दूसरे मूवमेंट को वो चेक करेगी। तो अच्छी खबर है, बहुत टेक्नोलॉजी की बड़ी जिद्दत है इसमें, और ये जिद्दत जो है ये काम आएगी हमारे। बिल्कुल ठीक हो गया। इससे अगली स्टोरी हमारे पास ये है जनाब के लंदन का 4 साल एक बच्चा है जिसका नाम है ज़ैन अली सलमान। दुनिया का मशहूर फुटबॉल क्लब आर्सेनल इसके साथ अब ट्रेनिंग कर रहा है। बेसिकली ये बच्चा बहुत शानदार खेलता था, इसका फुटबॉल में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। सो कुछ जजेस ऐसे थे जिन्होंने इसके इस टैलेंट को नोट किया और उन्होंने इसके बाद इसको एडमिशन दिलाया इस फुटबॉल क्लब में। और ये बच्चा जो है 4 साल का बच्चा है और अभी आप इसके विजुअल्स में भी इसको देख सकते हैं कि किस कदर एक्टिव है और किस तरह से ये फुटबॉल खेल रहा है। सो अब ये जो बच्चा है ये प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा है इस क्लब के साथ। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और इस वक्त ये विजुअल्स जो है, फुटेज जो है वो आप पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आप देखो ना, सबसे पहली बात ये है, वो जो कहते हैं होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात मुहावरा मशहूर है। तो शुरू से ही जो बच्चा इतना ज़्यादा, अभी देखो, मतलब मैं उसको देख रहा था, उसकी ड्रिबलिंग जो है, जिस तरीके से बॉल कंट्रोल है, जिस तरीके से पास दे रहा है, वो डॉज दे के निकल रहा है, ये सारी चीज़ें जो फुटबॉल में टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़बरदस्त तरीके पे इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी से अगर ये हाल है तो आगे चल के क्या होगा, जब उसको मौका मिलेगा आर्सेनल जैसी बड़ी टीम के साथ खेलने का, तो उम्मीद ये है कि ये आगे चल के बड़ा नाम पैदा करेगा। ज़ैन इसका नाम है। यस, ज़ैन अली सलमान। ज़ैन अली सलमान। हरमीत जी तैयार हो जाओ मैच खेलने के लिए, आपके साथ आ रहा है चैलेंज करने के लिए। और आपकी बात दुरुस्त है, मैं वही कह रहा हूँ सर कि कमाल की फुर्ती, और आप जब मौके की बात करते तो फिर मुझे कुछ और याद आ जाता है। लेकिन एनी हाउ कमाल है भाई, बहुत अच्छा बच्चा और बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, और अल्लाह करे कि इसको ढेर सारी कामयाबियां मिले जिस तरह हमारी टीम को मिली। बिल्कुल, बेस्ट विशेस हमारी इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के साथ हैं। और इससे अगली हमारे पास स्टोरी जनाब ये है कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा फनकारा महविश हयात, बहुत से अवार्ड्स इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने नाम किए। गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल के एक शो में शिरकत की और इस दौरान इनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पर नॉर्मली जब लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, फिल्म के अवार्ड्स हो गए, नेशनल अवार्ड्स हो गए, तो लोगों के दिमाग में तासुर ये होता है कि
कि शायद ये ताल्लुकात के बिना पर दिए गए हैं, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मैरिज को देखा जाता है, एक पूरी टीम होती है जो मैरिज की बुनियाद पर सिलेक्शन करती है और सिलेक्शन के बाद अनाउंसमेंट होती है। सो महविश हयात का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसमें अगर मैं अपनी थोड़ी सी पर्सनल ओपिनियन ऐड कर लूँ तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ताल्लुकात काम आते हैं। नंबर वन तो आपकी परफॉर्मेंस होती है, स्क्रीन कभी भी किसी से कुछ छुपाती नहीं है, सब कुछ आया हो जाता है इंसान का, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ताल्लुकात काम आते हैं। महविश हयात का ये कहना था कि उनकी फिल्म जिसके ऊपर इनको अवार्ड दिया गया, नॉमिनेट किया गया, उसे 160 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था जिसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन ये हुआ कि महविश हयात को जिस वक्त ये अवार्ड मिला था तो लोगों ने फवाद चौधरी को बड़े एतराज़ात किए उसके ऊपर और कहा कि फवाद चौधरी ने इसका नाम पेश किया था और फवाद चौधरी ने कहा कि भाई वो उसकी फिल्म में बिजनेस किया था। उन्होंने भी यही जवाब दिया था और वो एक अच्छी एक्ट्रेस है। अब पता नहीं अब मतलब फवाद चौधरी जो है वो मुतासिर ज़्यादा हो गए या अवार्ड जेन्युइन था, ये तो मतलब कोई और क्रिटिक ही बता सकता है। हमने तो ना फिल्म देखी और ना वैसे सर अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है, रोमा की बात में दुरुस्त है कि बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं या दीगर उसमें भी कई एतराज़ात, जिस तरह आमिर खान साहब के कुछ अपने वो ख्यालात हैं, अजय देवगन साहब अलग ख्यालात के मालिक हैं, और जिस तरह वहाँ पे हमने देखा है कि जो अवार्ड दिए जाते हैं तो उसी ताल्लुकात के बिना पे दिए जाते हैं। और पाकिस्तान में भी कई हमारे दोस्त जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हैं, ख़वातीन जो काम करते हैं, उनसे जब हमारा रब्ता होता है तो वो भी इस तरह जिक्र करते रहते हैं। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, फवाद साहब मुतासिर हो गए होंगे, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी कर। मेरे ख्याल में ब्रेक ले लें अब चल के। एक लास्ट स्टोरी है डेली डोज की, आज की लास्ट स्टोरी, और अफसोसनाक खबर है कि पाक फौज का एक ऑफिसर हासिद दोस्त के हाथों इसका कत्ल हुआ है। सेकंड लेफ्टिनेंट उस्मान लियाकत के वालिद का इस हवाले से ये कहना है कि इनका बेटा जिसका नाम उस्मान लियाकत है छुट्टी पर घर आया था और इसके बचपन के ही एक फ्रेंड ने इसके सर पर गोली मार दी। और बेसिकली ये जो बचपन का दोस्त था, चाइल्डहुड फ्रेंड था, ये बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे हसद रखता था। और इनका ये कहना है, इनके वालिद का इस हवाले से कहना है कि हमारा ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से है, सो गरीब को कभी भी कोई तरक्की करता नहीं देख सकता। तो बेसिकली ये रीज़न्स हैं बिहाइंड ये जो मर्डर हुआ है। बट हरमीत ने हमारे साथ स्टोरी शेयर की थी, तो हरमीत का रुख करते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए। जी हरमीत। मैं रोमा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कैसे किसी के लख्त जिगर को आप इसी तरह मार देते हैं। कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को जवान करना, वो फिर पढ़ाई लिखाई की तरफ लेके जाना, उसके सारे अरमा पे आप एक गोली से उसके सारे अरमा मिटा देते हैं। तो ये दोस्त था इसका उस्मान का, और ये लेफ्टिनेंट अभी इसने ये कमीशन ऑफ लेफ्टिनेंट का ये क्वालिफाई किया था। और ये वीडियो में अगर आप देखें जिस तरह आप सल्यूट कर रहा है अपनी वालदा को, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। जिस तरह आप एक करियर शुरुआत होती है तो बड़ी खुशी होती है, वालिदैन बड़े खुश होते हैं, लेकिन एक दोस्त ने उसके साथ धोखे के साथ उसको लेके गया और उसको गोली सर पे मारी, और उसके बाद बाकायदा इसकी लाश जो है गायब हो गई थी कई दिनों तक। उसके बाद ये केनाल से मिली है, तो वहाँ पे आपने देखा हो कि कुछ हमारे हसास इदारे जो है वो भी शामिल थे इसकी तफ्तीश में, और आखिरकार जो है उसकी लाश भी बरामद होगी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बड़ा मुश्किल होता है अपने लख्ते जिगर को ऐसे ही खो देना, बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर इस तरह की जो फैमिलीज होती हैं उनकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बेटों से, बच्चों से, कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो कल को हमें पे बैक करेगा, मतलब कमाएगा तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। लेकिन फिर जब इस तरह के वाकयात होते हैं, एक तो वैसे इतना बड़ा लॉस, फिर आपकी जो उम्मीदें होती हैं वो भी सारी टूट जाती हैं और आप फिर उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। और हमने शेयर किया आपके साथ, ये बताया भी कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट जो पाक फौज का था वो घर आया हुआ था छुट्टी पे और उसको कत्ल कर दिया गया। तो बड़े अफसोसनाक है। मतलब वो जाहिर है जैसे बात हो रही है, वालिदैन की उम्मीदें उमंगें कितनी वो होंगी उसके साथ कि बड़ा होगा, बड़ा अफसर बनेगा, कमांड करेगा घर पे, और ज़्यादा खुशहाली आएगी। तो मेरे ख्याल में हम चलते हैं अब यहीं पे इस अफसोस के साथ, वालिदैन के साथ, ताज़ियत के साथ, उसकी मग़फ़िरत की दुआ के साथ। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे, घर वालों को सब्र जमील। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुज़श्ता रोज़ तारीखी मुकाबला हुआ पाकिस्तान और भारत के माबैन, और तारीखी फतह पाकिस्तान में अपने नाम की। वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी। इस वक्त हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद शबीर हमें शो में ज्वाइन करें। शबीर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा भारत को जो शिकस्त दी है पाकिस्तान ने, इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या एनालिसिस है, क्या कहेंगे आप?
देखिए बहुत बड़ी फतह है जो पाकिस्तान ने आज हासिल की है, और पिछले 12 जो मैच हारे थे वर्ल्ड कप, जितने भी वर्ल्ड कप मैच हम हारे हैं, उसका एक तो वो सारा जो इनका प्रेशर था, जो इंडिया के आज भी बात कर रहे थे बड़ा, उसको वो अपने आप को ऊपर लेके जा रहे थे, आज उनका वो जो प्रेशर था वो भी ख़त्म हो गया। और आपने अदनान ने भी उस वक्त बात की थी उनके एंकर से कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, और ये उसका नतीजा उनको दिखाया कि आप जब ज़्यादा अपने आप पे एतमाद करना शुरू कर दें तो ये क्रिकेट है, ये गेम है, ये आपको कहीं पे भी गिरा सकती है। तो पाकिस्तान टीम के लिए यही है कि आइंदा जो भी खेलें उसमें ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि हम इंडिया से जीते, हमें अभी वर्ल्ड कप पूरा पड़ा है, हमने आगे जीतना है और आगे चल के जाना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमें आगे चल के जाना है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें शबीर, तो इंडिया के हारने की बुनियादी वजह क्या निकलती है आपके ख्याल में? देखिए आज जो शहनशाह अफरीदी का पहले 2 ओवर थे वो मैच के बिल्कुल तब्दील करके रख दिए जिसने, और ख़ास तौर पे रोहित शर्मा का पहले ओवर में आउट होना, फिर और हम बात भी कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि अगर 2-3 आउट हो गए पहले 6 ओवर में तो पाकिस्तान मैच इजीली जीत सकता है। और उसका एक तो थोड़ा सा पहले टाइम पे थोड़ा स्विंग भी हो रहा है, पिच थोड़ी ग्रिप भी कर रही, तो इसलिए थोड़ा सा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। जी हरमीत। अच्छा शबीर साहब, अगर हम देखें तो हमेशा हमने बैटिंग पर, अपनी जो बैटिंग लाइन उसमें बड़ी तनकीद की है, लेकिन आज उसी बैटिंग की बदौलत हमें जीत जो है वो मिली है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? लेकिन असल फ़ायदा ये हुआ कि जो बॉल का सेकंड टाइम पे गीला होना डीओ फैक्टर था, जो हमने उस पर ही बात की है कल और परसों कि अगर डीओ फैक्टर आ गया तो जो सेकंड टाइम बैटिंग करेगा तो जितना भी रन होंगे, चाहे 200 रन भी होंगे, वो थोड़ा इजी हो जाएंगे। और पाकिस्तानी बैट्समैन को, खासतौर रिजवान और बाबर आजम को उसका फ़ायदा हुआ और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया भी है। और पाकिस्तान अच्छा रन चेस किया, कोई विकेट भी नहीं आउट हुए, जो सबसे बड़ी शिकस्त है इंडिया के लिए। और उनके जो हमेशा से बातें करते आ रहे हैं, मेरा ख्याल उनको खामोश हो जाना चाहिए इंडिया को, और आइंदा अपनी क्रिकेट पे ध्यान दें और पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलना शुरू करें, ताकि इनको लोगों को देखने का मौका मिले, पाकिस्तान की आवाम को भी और इंडियन आवाम को भी। अच्छा शबीर साहब, इस हवाले से भी कहें कि पाकिस्तान ने तारीखी फतह अपने नाम की है, आगे आप कौमी टीम को कहां पर देखते हैं? देखिए ये इंडिया के साथ जीत एक अच्छा शगुन कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसको आज भूल जाना चाहिए और अगले मैचेस के लिए सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारी जो नया कोचिंग स्टाफ है उनके थोड़े अग्रेसिव हैं, वो मुझे इस मैच में नज़र आया इंडिया के ख़िलाफ़, जो कि हमारे पीछे कुछ अरसा से वो अग्रेसिव जो एटीट्यूड होता है वो नहीं नज़र आ रहा था। और उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे इसको कंटिन्यू रखेगा और ऐसे ही जीतता जाएगा। आज अच्छी बॉलिंग की हारिस रऊफ ने भी, और साथ उसका दिया जो एंड पे जो उसने अच्छे ओवर किए, रन कम से कम दिए, वो बड़ा फ़र्क था आज पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से पाकिस्तान टीम के लिए। और इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसानदेह था क्योंकि उन्होंने आखिरी ओवरों में 4-4 रन दिए, जहाँ पे 10-12 रन करने ईजी होते हैं। शबीर, बाकी फैक्टर्स भी हैं, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, लेकिन फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था और कल के मैच में पाकिस्तान ने अच्छी फील्डिंग की है। तो इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही है इस मैच के जो पाकिस्तान की फतह में। देखिए पाकिस्तान के जो 12 मैच हम हारे हैं इंडिया से वर्ल्ड कप में, और आज का जो जीता है इसमें वाज़ेह फ़र्क सिर्फ फील्डिंग का था। और आज अच्छी फील्डिंग हुई, एक अच्छा कैच और एक अच्छी फील्डिंग, उसने पाकिस्तान को मैच में बिल्कुल एक साइड पे जितवा के रख दिया। और आइंदा भी उम्मीद है कि ऐसी फील्डिंग अगर चलती रही तो पाकिस्तान आगे भी इजीली मैच जीतता रहेगा और इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जिस ग्रुप में है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, तो उनको हराने के लिए पाकिस्तानी टीम को क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? देखिए पाकिस्तान को अपना जो विनिंग ट्रैक है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ये कहीं पे कोई मैच लैप्स करे, कहीं पे भी अपनी बॉलिंग को बेहतर और इससे बेहतरी की तरफ लेके जाए। अगर शहनशाह ने ऊपर से 1-2 आउट किए हैं, हसन अली को आज थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए ताकि वो अगली जो मैचेस हैं, हसन अली से अब डीओ हैं ये चीज़ें कि वो आगे आउट भी करके दे और रन्स भी कम दे। तो उस पर ख़ास तौर पे उसको अपनी बॉलिंग पे ये ध्यान देना चाहिए, जब तेज़ बॉल पे आपको हिट नहीं लग रही आपको स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। स्लो वन तो उस वक्त होता है, वो प्लान बी होता है आपके पास जब आपको तेज़ बॉल पे हिट लग रही हो, लेकिन आपने वो स्लो वन किए तो उस पर आपको रन बने। लेकिन इसको देखना, जीत बेशक है लेकिन हमने अपनी कमज़ोरियाँ जो है उनको भी ख़त्म करना है।
तो आइंदा भी कोशिश यही करें कि हम आगे अपने विनिंग ट्रैक को अच्छे तरीके से जीतना शुरू करें। और ठीक है, शबीर साहब इस हवाले से भी बताइएगा कि बाबर आजम की कप्तानी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज बाबर आजम के जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसमें बेहतरी नजर आई उसकी कप्तानी में। आज वो नजर नहीं आ रहा था कि वो मैच्योर नहीं है। उसने बड़े अच्छे जो बॉलिंग के बॉलर चेंज किए हैं, फिर फील्डिंग सेट बहुत अच्छा किया और सेटिंग अच्छी की हुई थी फील्डिंग की, तो वो एक वाज़ेह नज़र आया, उसका एटीट्यूड अच्छा नज़र आया, और उसने जो टीम को लेकर बैटिंग के साथ चलना वो भी अच्छा चला उसका। एक तो न्यूजीलैंड है अगले मैचों में जो टफ टीम दे सकती है, पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। इसके अलावा और कौन सी टीम है जो आपके ख्याल में टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान को? देखिए, सारी टीमें मैं पीछे मैच दे रहा, स्कॉटलैंड भी अच्छा खेल रही है, फिर ये न्यूजीलैंड जो है वो भी अच्छा टीम, बहुत अच्छा खेल रही है, बल्कि वो टेस्ट चैंपियनशिप की वो फातेह भी है। तो पाकिस्तान को किसी मैच में भी अपना जो है वो नीचे नहीं ढीला नहीं पड़ना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा कंटिन्यू रखे। हरमीत, अच्छा शबीर साहब, अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें रब ने नसीब की है, इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी टीम है। आगे आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं इसी वर्ल्ड कप में, कि जीत के कितने हम करीब होंगे? देखिए, इंडिया के खिलाफ जो तीनों शोबे इन्होंने अच्छे तीनों शोबों में नजर आई है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अगर ये कंटिन्यू रखती है टीम तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप ना जीते। और ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, और हमारे पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, तीनों अच्छे हैं। स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, फिर अमार ने भी अच्छे ओवर किए हैं, लेकिन हमें इसको आगे चलाना है। और इसमें जो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कम नज़र आया उसको बेहतर करना है, ताकि हम आगे चलते जाएं और इस वर्ल्ड कप में जब एंड तक पहुँचे, हम फाइनल तक जाएं इंशाल्लाह ताला, तो हमारी इसमें ज़्यादा बेहतरी हो, और ताकि हम इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से जीत सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच शबीर साहब, हमारे साथ अच्छा एनालिसिस था। हाँ। बहुत अच्छा एनालिसिस दे रहे थे और यही बता रहे थे जैसे कि फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग तीनों शोबों में और परफॉर्म करने की बेहतर हमें ज़रूरत है। अभी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के खिलाफ। कैचेस, मोहम्मद रिजवान का जो एक कैच था वो तो कमाल था, हवा में उड़ता गया है। वो सेकंड विकेट थी हमारी इस वक्त राहुल की जो शाहीन शाह अफरीदी की गेंद के ऊपर उसने जाके कैच पकड़ा। और हकीकत में पहला जो रोहित शर्मा का आउट होना था वो तो था ही, कि राहुल का आउट होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो बिल्कुल, मतलब ये बड़ी कमाल की चीज़ें होती हैं। आप अगर हसन अली की गेंद थी, हसन अली की गेंद के ऊपर वो कैच पकड़ा गया था, बहुत ही कमाल। मतलब अच्छा, जो इन्होंने बात की है मुझे उसमें से मतलब यही बात कि हमने बहुत अच्छा खेला है, बट स्टिल हमारे जो टीम की वीकनेसेस हैं उनको अभी भी निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा खेलना है ना, वर्ल्ड कप अभी पूरा ही पड़ा हुआ है। सो हमने बाकी भी मैचेस जीतने हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना, जिस तरह से भारत की टीम, भारतीय मीडिया, मतलब ये सब लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना। जी हरमीत। वैसे रोमा, अगर हम कल देखें, जिस तरह मैंने जितने भी पाकिस्तानी मैचेस देखे हैं, तो इसमें पहली बार मुझे जो मैंने देखा है उसमें एक चीज़ हमने देखी कि आपकी जो फील्डिंग थी उसमें जिस तरह ज़बरदस्त किस्म की फील्डिंग उन्होंने दी पाकिस्तानी टीम ने। फिर उसके बाद अगर बॉलिंग की मैं बात करूं, हसन पर अगर हम तनकीद भी करें, लेकिन एनी हाउ सूर्य कुमार एक बहुत बड़ी विकेट थी और एक ऐसे टाइम में उन्होंने गिराई जिस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सूर्य कुमार जो थे वो बिल्कुल खेलने के लिए मजीद आगे बढ़ रहे थे। उनको रोकना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हसन को मिली। हालांकि उनके जो उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत ज्यादा रन्स भी दिए, लेकिन बहरहाल ये कामयाबी थी। और साथ साथ हम एक परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन जो था, मैं समझता हूँ अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे जो वर्ल्ड कप है उसी में ढेर सारी कामयाबियां हमें मिल सकती है इंशाल्लाह। अभी हम शो में एक ब्रेक करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और जिस तरह से आगाज से ही हम आज पाक भारत टाकरे की बात कर रहे हैं। तारीखी फतह पाकिस्तान ने अपने नाम की है, लेकिन इसके कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। जब हम देखते हैं कि पाक भारत मैच होता है, तो यहाँ से जो पाकिस्तानी हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि भले पाकिस्तान ओवरऑल विन करे या ना करे, लेकिन भारत से तो हमने जीतना ही है। इसी तरह जो इंडियंस हैं उनकी भी ऐसी ही साइकी होती है कि ओवरऑल तो हम जीते या ना जीते वो तो एक बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान से जो हमने हर
खूबसूरत जीतना है। सो ये नफ्सियाती जंग क्यों बन जाती है, हम खेल को खेल की तरह क्यों नहीं लेते? और फिर जिस तरह से कल हम अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीते हैं, सो पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा जश्न मना रहे थे, लेकिन भारत में एक रद्द अमल था अपने क्रिकेटर्स के खिलाफ, अपने बीसीपी के खिलाफ जो मंजर आम पर आ रहा। तो ऐसा क्यों है, हम इतना हाइप क्यों क्रिएट कर लेते हैं दोनों मुमालिक को लेकर और इनकी टीम्स को लेकर? तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके पहलू क्या हैं, इस पर जरा हम आज डिस्कशन करेंगे। साइकोलॉजिस्ट सैयदा आयशा हमें शो में ज्वाइन करेंगे। आयशा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैच तो आपने भी देखा ही होगा। बिल्कुल मैंने देखा है, इवन आई हैव नो इंटरेस्ट, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज द वे दे प्लेड बहुत ग्रेसफुल मैच था एंड आई थिंक इट वाज वर्थ वाचिंग। और इस पर हम सब, मतलब हमारी टीम तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, बट हम सब भी बीइंग पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बट आयशा, हम गेम को गेम की तरह क्यों नहीं लेते? जब पाकिस्तान और भारत का जिक्र आता है तो गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो भी हो, दोनों में से किसी को भी शो करना चाहिए, नहीं करते। बिल्कुल सही है। अच्छा, पहले तो ये है कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि स्पोर्ट्स का इन्फ्लुएंस क्या है हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी के साथ। आई थिंक उस पर तो वो एक अलग ही कहानी, अगर उस पर एक डिस्कशन हो तो वो बहुत ज्यादा है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, हमेशा से मेरे ख्याल से इसकी एक पॉलिटिकल, इसकी एक बैकग्राउंड भी है। अगर हम इंटरनेशनली देखें, ग्लोबली देखें, पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा एक दूसरे से एक राइवलरी का ही सामना रहा है। उसकी 2-3 कुछ वजूहात है जो मेरे ख्याल से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंड हाईलाइट। एक तो इकोनॉमिकल, ग्लोबली इंडिया बॉलीवुड के थ्रू या क्रिकेट मैच के थ्रू ग्लोबली कहीं ना कहीं हमें सोशल बैकग्राउंड्स पे या सोशल ग्राउंड्स पर हमें कहीं ना कहीं ऑप्रेस भी कर रहा होता है। अगर आप यूएई का भी रीसेंट वाकया देखें, आई थिंक वहाँ पर जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानियों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटाकर इंडियंस को लगाया गया। फिर हमारी जो हिस्टोरिकल एक हमारी जो हिस्ट्री रही है क्रिकेट मैचेस की, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में बहुत बुरी तरह भी हारे हैं। सो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो एक एग्रेशन लेकर आए, वो इंपॉर्टेंस लेकर आता है हमेशा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इंडिया पाकिस्तान का जो मैच रहा है, ख़ास तौर पे कल। और मैं आई थिंक आई मस्ट कमेंट कि कल हमारी टीम ने जिस तरह प्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, बहुत ग्रेसफुली प्रेजेंट किया है एंड द वे द प्लेड वाज अ वेरी मैच्योर गेम। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। प्लस हिस्टोरिकली भी हमेशा पाकिस्तान इंडिया का जो हमेशा एक जो क्रिटिकल सिचुएशन चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे क्यों ना रही हो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो एक मूवमेंट होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो टीमें हैं अंदर, उनके लिए अंदर भी नफ्सियाती जंग चल रही होती है, बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जरूर मेरे ख्याल में साइकोलॉजिस्ट साथ होते होंगे, या मतलब उनको क्या करना चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए? बड़ा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा तमाशाई खचाखच भरे हुए हैं, मुल्क पीछे देख रहा है और पता है कि हारने की सूरत में गालियां पड़नी है। बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे वो पाकिस्तान का हो कि उनकी जीत हो, चाहे इंडिया की जीत हो, डेफिनेटली एक पॉलिटिकल प्रेशर डेफिनेटली होता है। उस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, उसकी वजह से ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस भी हमारे प्लेयर्स की जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जितना वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपका पीछे से आ रहा होता है, आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर वो इफेक्ट हो रही होती है। इंडिविजुअल लेवल पर ये ग्रुप एज ए कलेक्टिव हो रही हो, डेफिनेटली पीसीबी के पास अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है जो इस चीज़ को डेफिनेटली हैंडल कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे प्लेयर्स मेरे ख्याल से इस दफ़ा बहुत रिजिलियंट है। आई थिंक दे वर प्रिपेयर्ड, और उनकी जो प्रैक्टिस थी इस दफ़ा इतनी ज़्यादा थी कि दे कुड हैंडल इट। कल एक प्लेयर जिसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन यह है कि पहले हरमीत हमारा साथी है, उससे जरा बात कर लें। जी हरमीत। अच्छा, वैसे जो बात आप लोग करें, लेकिन इसमें मीडिया को भी डाल देते हैं। मीडिया की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तानी चैनल जिस तरह वो प्रेशर डाल रहे थे, तो कैसे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो इस किस्म का प्रेशर हमारे टेलीविजन पे नहीं था जिस तरह हम हिंदुस्तानी चैनल को देख रहे थे। तो आपको लगता है कि कितना जो आम आदमी है वो कितना उसको कितना नुकसान होता है? जाहिर बात है वो भी प्रेशर में आ जाता है। फिर जो खिलाड़ी है उन पर कितना प्रेशर बिल्ड होता है? तो मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? I think media always have played its role in a way कि इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, और यही वही वाली बात है कि क्रिकेट मैच का एक ऐसा एक इवेंट होता है कि चाहे बड़ा बूढ़ा, मतलब हर कैटेगरी का इंसान इसमें इन्वॉल्व है, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच बिल्कुल 101%। वैसे मैं हिंदुस्तान की बात मैंने जिक्र इसलिए की कि वैसे अभिनंदन को जिस तरह चाय पीने की जल्दी थी, इसी तरह उनकी मीडिया को जीतने की बड़ी जल्दी थी, पर दिखा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सरों का जो है ना
दिखा देती है। बिल्कुल, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज पर भी हमने बात करनी है कि बाजुकात इंसान अपनी जीत को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर इस कदर ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वो आपकी पर हार में तब्दील हो जाती है। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, और इन चीजों को अगर किसी में ये है भी तो उसको ओवरकम किस तरह से करना है, इस पर भी बात करेंगे। आयशा हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाक भारत टाकरे की बात कर रहे हैं, नफसियाती जंग शुरू हो जाती है दोनों ममालिक के दरमियान। इस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ये देखने में आता है कि जब भी कोई एक भी साइड अगर थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंट होगी, सो वो हमेशा उनकी जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उनकी जो एक कह लें कि जीतने वाला जो उन्होंने एक वो पर्सपेक्टिव क्रिएट किया होता है, या उनको ये जो मान होता है कि हम जीत जाएंगे, वो हमेशा शिकस्त में ही तब्दील होता है। सो ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत एक गलत चीज़ है। इस पर आयशा से ही जानेंगे। आयशा, ये वाकई इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक है कि कोई एक साइड अगर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, उसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं वो भी अंडर प्रेशर आ रहे हैं? जिस तरह से अगर अभी हम इसी मैच को ले लें, पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा मैच्योर रोल एक प्ले किया, लेकिन भारतीय मीडिया जो था उन्होंने तो पहले से ही इस तरह से हाइप बनाई हुई थी जैसे इंडिया तो जीता ही जीता। बिल्कुल, मतलब जीत से पहले, मतलब उनको लग रहा था मैच से पहले कि हम जीत गए हैं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होना होता है, ये किस हद तक नुकसानदेह होता है किसी के लिए भी? अच्छा, ये बात तो फैक्ट है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि चाहे किसी भी डोमेन पे आप क्यों ना खेल रहे हो, चाहे अपनी स्टडीज के साथ हो, चाहे अपने प्रोफेशन के साथ हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, किसी भी आप मैदान में हो, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट ही है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिस्टिकली आप खेलें, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, अपनी प्रैक्टिस को जानते हैं, और फिर एक ओवर कॉन्फिडेंट होना कि हम जीत चुके हैं। जैसे हरमीत सिंह ने बात की थी, हरमीत सिंह ने बात की थी कि मीडिया का क्या रोल है, और जिस तरह भारत ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और अपने कैंपेन्स में ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये मैच तो हम जीते ही जीते। बेसिकली टैक्टिक्स है, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। हमारी टीम को प्रेशर में लाना, उनका मोरल डाउन करने के लिए, आई थिंक दीज वर सम ऑफ दी वो एक उनकी अपनी टैक्टिक्स थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थिन लाइन मिस कर गए कि इसने तो हमें और ज्यादा एग्रेसिव हमारी टीम को कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं अब तो हम जीत के दिखाएंगे, अब आपने हमें चैलेंज कर दिया। आई थिंक ये उन्हीं को उल्टा पड़ गया। ये दिस इज व्हाट आई हैव टू से। कभी कभार जब आप किसी को बताते हो ना कि हम तो वैसे ही जीते और आप लोग तो वैसे ही हारे, आप अगले बंदे को बेसिकली एग्रेसिव कर रहे होते हैं, आप उसको पोक कर रहे होते हैं, आप उसको उठा रहे होते हैं कि हम तो वैसे ही डिक्लेयर अपने आप को करते हैं ऑन ग्लोबली। हम इंटरनेशनल मीडिया पर हम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम जीत चुके हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड टैक्टिक एंड थैंक यू टू देम। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, इसके लिए क्लैप एक बनती है। चलिए आप ये बताओ कि आगे आने वाले मैच जो है पाकिस्तान के अब उतने टफ नहीं है इस पूल में, इस पूल में कम से कम, लेकिन ये है कि यहाँ पे इनको भी ये अप्लाई होना चाहिए इनके ऊपर भी कि अब ओवर कॉन्फिडेंट तुम भी ना होना, मतलब ये है कि रिलैक्स रह के, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, रिलैक्स भी नहीं होना, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। रिलैक्स एक और तरह से सेंस में कह रहा हूँ, मतलब ये कि प्रेशर भी ना ले और ज़हनी तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा उसमें भी ना चले जाएं कि जी हमने पता नहीं क्या कर लिया, तो ये उतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 101% किसी भी मैदान में अपने आप को बैलेंस लेके चलना, अपनी अप्रोच को लेके चलना, बड़ा मैच्योर और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ हमारे प्लेयर्स रिकग्नाइज करते हैं कि अक्सर औकात किसी बहुत टफ मैच को जो पोलिटिकली, रिलीजियसली या हर तरह से जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसको जब वो खेल के या जीत कर आता है या हार कर आते हैं, व्हाटएवर इट इज, उसके बाद उनका जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटरमिन कर रहे होते हैं कि वो मैच को कैसे लेके जाएंगे। आई हैव टू से दिस थिंग कि हमारी जो प्लेयर्स हैं इस चीज को बिल्कुल रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे हमारी कैप्टन की एक वीडियो भी आई है राइट आफ्टर द मैच, जो उन्होंने अपने बैक स्टेज पे उन्होंने किया, और उसकी स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात थी कि अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, ना हमने आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पे लेकर, ना ही हमने रिलैक्स करना है, अपनी मेंटेन करना है अपनी इस परफॉर्मेंस को, चाहे हम किसी के साथ भी क्यों ना खेल रहे, क्योंकि उनका गोल अभी इंडिया पाकिस्तान से हटकर वर्ल्ड कप यानी कि ट्रॉफी लेकर आना है। सो आई थिंक वो जो एक बैलेंस अप्रोच है, आई कैन ऑल्सो सी इट कि वो कितना मैच्योरली लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। हरमीत का जरा सवाल ले लें। जी हरमीत। जी। अच्छा, वैसे जैसे कल हमने देखा जो कॉम्बिनेशन था या रिजवान और बाबर की हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के 80% जो है वो टिकट तो ऑलरेडी उन्होंने स्टेडियम भरा था, दुबई पूरा उन्होंने होटल जो है वो बुक कराए थे, उसके बावजूद ऊपर एक कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे। आज शेख रशीद साहब का भी एक बयान आया हुआ है कि वो मौसूफ कह रहे हैं कि भाई हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। अब ऐसे बयान जो एक पॉजिटिव बयान है कितना असरअंदाज होते हैं खिलाड़ी की नफ्सियात पे, कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं नफ्सियाती तौर पर, कितना मजबूत हो जाता है? आई थिंक जब आपको ये पता चल रहा होता है कि पूरी कौम आपके साथ है,
when they're with you and they're appreciating a single moment and a single effort that you're putting in, automatically you feel confident, automatically you feel to perform even better. अगर आपको पता हो कि आपके घर से जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं वो वेल डन के आ रहे हैं और वो आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आ रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी वॉन एंड वी आर नो दैट यू गोइंग टू विन इट, सो ऑटोमेटिकली अब ये कोई हमारे जब अपने बता रहे हो और आपके कोई राइवलरीज आपको ओपोनेंट्स बता रहे हो, डिफरेंस होता है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, शेख रशीद का एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर था जो उन तक गया है और ये होना भी चाहिए था. कल तो हमारे सिर्फ शेख रशीद नहीं, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सदर, सबने बहुत जबरदस्त तरीके के मुबारकबाद बनता भी था. हाँ, बनता भी था. तो ये सारी चीजें तो बूस्ट करती हैं. अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा है मेरे पाकिस्तानी प्लेयर्स में बहुत ज्यादा आ गई हुई है और वो ये है कि दुआ और उसके साथ फौरी तौर पे सजदे में जाना. कल रिजवान ने जिस वक्त 50 किया फौरन उसने हाथ उठाए, तो इसका कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर हो रहा होता है? देखिए, ये आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं और मेरे ख्याल से कि ये आपका अपना एक फेथ है दैट आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ हैं, किस प्लेटफॉर्म पर हैं. और ये मेरे ख्याल से एज बीइंग मुस्लिम्स, ये चाहे हम किसी भी मैदान में क्यों ना हो, चाहे क्रिकेट मैच में क्यों ना हो, चाहे हम चीजें आपको स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस. बिल्कुल. अच्छा, जिस तरह से हम नफ्सियाती जंग को डिस्कस कर रहे हैं कि इस मैच का बिलखुसूस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन साइकी है या ये क्या है? मतलब इसको हम ये रिलेट कर सकते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग की यही साइकी होती है? 101%. जब whenever there is an aggressive match going on और खास तौर पे जिस तरह के क्रिटिकल मैचेस ये होते हैं जिसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये होती है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ही परफॉर्मेंस या अपनी कोताहियों की वजह से हमारी परफॉर्मेंस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होती और हम पाकिस्तान को उस टाइम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते, तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है हर इंसान के लिए. और पाकिस्तान एज इन वी नो इट कि हमारा एक अपनी हिस्ट्री रह चुकी है और ग्लोबली हमारे साथ जो एक मुसलमानों की जो कम्युनिटी है, खासतौर पर पाकिस्तान का जो इमेज है, इंडिया बड़े सक्सेसफुली जिस ऑप्रेस कर रहा होता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म इकोनॉमिकली कर रहा हो, बॉलीवुड के थ्रू कर रहा हो, क्रिकेट के थ्रू कर रहा हो. सो ये एक प्रेशर डेफिनेटली डेवलप होता है हम सब पर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको किस तरह लेके चले. हमने बहुत दफ़ा ये देखते हैं, मीडिया पे देख रहे होते हैं कि अक्सर औकात कुछ यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, टीवी तोड़ने पर आ जाते हैं, जश्न में आते हैं, वो नेशनल दिखा रहे थे बट वो भारत के थे. जी बिल्कुल ऐसा ही है. सो ये खैर ये एक छोटी पॉपुलेशन है, ये पूरे एक आपके इंडिया को या पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, लेकिन उनके पीछे उनके इस एग्रेसिवनेस के पीछे, इस इम्पल्सिविटी के पीछे उसकी वजह से जिस तरह से पाकिस्तान तो जीत गया और सभी यही कह रहे हैं कि हमें अब जरा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और बिल्कुल रिलैक्स भी नहीं होना. नॉर्मली इस तरह की जब आप जीत अपने नाम कर लें तो फिर आगे आप पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ट्रॉफी भी आपने ही जीतनी है. बिल्कुल ऐसे ही है. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए साइकोलॉजिकली, मतलब आपके माइंड में क्या होना चाहिए, क्या किस तरह से अब मैच जीते? मतलब I think the players are already doing it very well. They're performing it very gracefully, as I said before. और I think they do have this realization that they have to उन्हें अपनी maintain करना है अपनी strategy को whatever it is. और बड़े balanced point of view, बड़े balanced approach के साथ as a team work जिस तरह वो कल उन्हें जिस तरह मैच खेला कि अगर कोई किसी की कमजोरियां आ भी रही थी उसको किस तरह वो overshadow करे थे as a team. I think इसी strategy को अगर वो लेके चलेंगे तो definitely मैच जो ट्रॉफी है हमारी ही है इंशाल्लाह. And then of course वो जो दुआओं का सिलसिला है, वो जो ट्रॉफी हमारी है और हमारी पूरी कौम के जो है वो अपनी टीम के साथ ही हैं. सो थैंक यू सो मच आयशा, आपने इतनी जबरदस्त गुफ्तगू की और इतने जबरदस्त मैसेजेस, मतलब हमारी टीम के नाम भी हैं इसमें. सो व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ. गुड मॉर्निंग पब्लिक. ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे. व्यूअर्स, मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है, होता भी है. मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, फिर हकीम होते हैं, होम्योपैथिक होता है, साइकोलॉजिकली बीमारियों को ठीक किया जाता है. फिर आजकल एक टर्म हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, कलर थेरेपी, इसके ज़रिए बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है. बट पाकिस्तान में हमने कभी इतना कॉमन, इतना फ्रीक्वेंट ये नहीं सुना कि खुशबू के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है. ये टर्म बाहर के ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट पाकिस्तान में इसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. सो आज हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ बीमारियाँ, इनका इलाज किस तरीके से अरोमा थेरेपी से मुमकिन है. अरोमा थेरेपी बेसिकली खुशबू के जरिए इलाज. सो हमारे साथ अरोमा थेरेपिस्ट नजम मजारी साहब हमें शो में ज्वाइन करें. नजम साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. सो अरोमा थेरेपी, इसके बारे में
ज़रा आप एलाबोरेट करें कि ये बेसिकली है क्या, फिर किन किन बीमारियों का इलाज अरोमा थेरेपी से मुमकिन है और किस तरह से फिर ऑब्वियसली ये पॉसिबल होता है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम इनवाइट किया। अच्छा, अरोमा थेरेपी पे बात हो रही है। अरोमा थेरेपी जो होता है, अरोमा तो महक खुशबू कहते हैं, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट इलाज। तो कोई भी तरीके इस्तेमाल, कोई भी तरीके से अगर आप खुशबू के थ्रू किसी पेशेंट का, किसी बंदे का इलाज करें तो उसको अरोमा थेरेपी कहा जाता है। उसमें डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स को अगर आप यूज़ करते हैं थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए तो अरोमा थेरेपी है। अब उसमें डिफरेंट ऑयल्स आते हैं, जैसे कि लेवेंडर आता है, रोज़ है, जैस्मीन है, बहुत बेतहाशा ऑयल्स हैं। मतलब अभी तक जिस पे हमने काम किया 200+ ऑयल्स हैं। ऑरेंज है, यूकलिप्टस है, डिफरेंट टाइप के हैं। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज़ का जो है इलाज किया जाता है, उसमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन के अगर इंसान को है, या स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद के मसले मसाइल हैं, या अगर कोई वेट लॉस के मसले, डाइट के कुछ इश्यूज़ हैं, इस तरह के, या सांस लेने में कोई मसले जैसे दमा आप कहते हैं, उसके लिए जो है डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप के सारे जो ऑयल्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसको सिंपल जो है इनहेल किया जाता है। आप अपने कपड़ों पर लगा सकते हैं, या किसी पानी में उस ऑयल्स के 2-3 ड्रॉप्स पानी में मिक्स करके अपने रूम में जो उसको स्प्रे कर सकते हैं। उसके थ्रू जो है ना आपको बेनिफिट्स फ़ायदा होता है। अच्छा, अब इंसान पूछता है कि ये कैसे प्रूव होगा, ये कैसे हमें समझ आएगा कि वाकई ये इफेक्टिव होते हैं। असल में ऐसे कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना, ये कंट्रोल होती है हमारे माइंड के थ्रू। इवन कि हमने कब सोना है, कब जागना है, हमने मतलब कितना गुस्सा करना है, कितना हमने क्या करना है, ये सब हम कंट्रोल करते हैं हमारा माइंड। तो ये अरोमा थेरेपी क्या करते हैं, हमारे माइंड के डिफरेंट नोड्स होते हैं, उन नोड्स को जाके इन्होंने कंट्रोल करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हमारे माइंड में एक नोड होता है जो कि स्ट्रेस का केमिकल रिलीज कर रहा होता है बार बार, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमें स्लीप भी आती है। तो हमारे माइंड में जो नींद का जो नोड है वो केमिकल रिलीज करता है। तो ये अरोमा थेरेपी क्या करती है, उस नोड को जाके कंट्रोल करती है, उसको अपडेट करती है, उसको बताती है कि आपने किस टाइम पे कितना केमिकल रिलीज करना है, ताकि उस हिसाब से हमें नींद है। ताकि अगर स्ट्रेस है इस मीन कि आपका जो स्ट्रेस का नोड है वो ज़्यादा केमिकल रिलीज करता है, तो ये उसको जाके कंट्रोल करता है। तो इस तरह ये माइंड को कंट्रोल किया जाता है। इवन कि आपको पता है कि अगर हमें भूख भी लगी है तो उसका फैसला हमारा पेट नहीं करता, उसका फैसला हमारा दिमाग करता है। लेकिन कभी कभार हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें खाना खाना भूल जाता है। इट्स मीन कि हमारे पेट के पास वो डिसीजन था ही नहीं, माइंड के पास है, क्योंकि माइंड उस टाइम ऑक्यूपाइड था। तो इसी तरह तो प्रूफ है कि माइंड सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इस तरह अगर कुछ लोग ज़्यादा भी खा रहे हैं, इट्स मीन कि उनका माइंड का तो हमारे इस माशरे में ना, हाँ हरमीत नजम, अगर हम देखें तो हमारे माशरे में काफ़ी जो डिप्रेशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हो गई है। साथ साथ अगर नफसियाती बीमारियों पे भी कुछ देर पहले भी बात हुई, तो ऐसी सूरत हाल में कौन सी खुशबुएं जो जिसका इस्तेमाल करके कम से कम जो ये थोड़ी बहुत आपको वहाँ पे कमी महसूस हो? जी, उसके लिए जो ना लेवेंडर, जिसको उर्दू में कहते हैं इस्तोखदूस, ये पर्पल कलर का एक, वो आपने अमेरिका में अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा, एक फार्म्स नजर आते होंगे पर्पल कलर के, वो लेवेंडर होता है। अमेरिका में तो यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वो क्या करता है, जो आपके नर्व्स होते हैं उसको ज़रा रिलैक्स करता है, उसको काम डाउन कर देता है। तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेवेंडर की आप टी भी पी सकते हैं। किस तरह से करना है, लाइक कहीं अप्लाई कर लेना है, इनहेल करना है? इसको जस्ट आप स्मेल करना है। छोटी सी 20 ml की बॉटल्स होती हैं एसेंशियल ऑयल्स की, इसको जस्ट अपने लेके इनहेल करना है और स्मेल करना है। दिन में 5-6 दफ़ा आप स्मेल कर सकते हैं। या इसको अगर जो आपका पिलो है, तकिया है, उसके ऊपर 1-2 आप ड्रॉप्स लगा दें, कपड़ों पे 1-2 ड्रॉप्स लगा लें, तो बस आपको इनहेल खुशबू आनी चाहिए। बेसिकली लेवेंडर जो है ये एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन बिल्कुल, क्योंकि ये क्या करता है, आप जैसे ये काम कैसे करता है, जो हमारे माइंड के अंदर जो नोड्स होते हैं, जो कि स्ट्रेस एंजाइटी के केमिकल को रिलीज कर रहा होता है, बार बार ज़्यादा कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो ये उस नोड को जाके कंट्रोल करता है। जब वो नोड कंट्रोल में होगा, ऑफ कोर्स वो केमिकल रिलीज नहीं करेगा। जब वो केमिकल रिलीज नहीं होगा तो आप स्ट्रेस एंजाइटी से बचे रहेंगे। मैं एक बात ये बता दूं कि नजम की प्रोडक्ट्स जो हैं वो चिल्तन के नाम से इनकी प्रोडक्ट्स हैं। और चिल्तन हमने एक दिन बलूचिस्तान का जिक्र किया। बलूचिस्तान का चूंकि वो हवाला है ना, तो मज़ारी वैसे भी बलोच ट्राइब है, मतलब तो इनकी प्रोडक्ट चिल्तन के नाम से बड़ी शानदार प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब इनमें मुझे उम्मीद है कि ऑयल भी मिलते होंगे। जी, ऑयल्स हैं काफ़ी। जैसे अरोमा थेरेपी के देखिए ये होते एसेंशियल ऑयल्स ही होते हैं। ये पत्तों से निकाले जाते हैं। 2 टाइप के ऑयल्स होते हैं, एक होता है कैरियर ऑयल, एक होता है एसेंशियल ऑयल। कैरियर ऑयल्स वो होते हैं जब आप किसी, जैसे ऑलमंड है, बादाम है या अखरोट है, उनको आप प्रेस करके जब निकालते हैं तो वो होता है कैरियर ऑयल। एसेंशियल ऑयल वो होते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू जब निकाले जाते हैं। और इसकी इन्वेंशन भी इब्न सीना, बू अली सीना, हु इज नोन एज ए फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, यानी मुसलमानों की ही हमारी इजाद है। और मतलब कि इजिप्शियन इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इवन कि आपको पता है इजिप्शियन जो मम्मी को जो सेव करते थे, जो इतने सालों तक ये मम्मी सेव रहती, तो इसमें एसेंशियल ऑयल्स ही इनको ऐड किया जाते थे। तो ये एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये नहीं कि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये सिर्फ अरोमा थेरेपी में यूज़ होते हैं, ये काफ़ी कॉस्मेटिक्स ब्रांड भी इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे ट्री अब एक एसेंशियल ऑयल आता है, वो एक्नी के लिए यूज़ किया जाता है। दुनिया में जहाँ पे भी एक्नी पिगमेंट तो हम लगाते हैं ना जी, उसको डायरेक्ट भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन उसको आप यूज कर सकते हैं डाइल्यूट करके। अच्छा, मेरा सवाल जो है बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत से मुल्कों में बाहर जब आप जाते हैं बिल्कुल, तो अरोमा के
बिल्कुल। वो बाथ भी होते हैं, उसके सैलून्स हैं, बिल्कुल। उसमें यह है कि आपकी मसाज भी किया जाता है। बिल्कुल। तो वो मसाज करना उन ऑयल्स का वो ज़रा फायदेमंद है या सूंघना ज़रा नहीं, फायदेमंद है? जो देखिए मसाज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप मसाज कर रहे हो तो आप उसको इनहेल भी कर रहे होते हैं, Inhale कर रहे वो ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि पाकिस्तान में वो कंसेप्ट नहीं है। तो यूरोपियन कंट्रीज में अरोमा थेरेपी के सैलून स्पा होते हैं जहाँ पे जाके आप Spa अरोमा होते हैं बकायदा। बिल्कुल आप जाके वहाँ पे इनकी सर्विसेज लेते हैं। इवन कि अगर वो जब शावर भी ले रहे होते हैं तो बाल्टी में 1-2 ड्रॉप्स अगर आप एसेंशियल ऑयल के डाल दें तो वो भी बड़े इफेक्टिव है। या सिट्रोनेला एक एसेंशियल ऑयल डाल, जैसे आजकल आप देख रहे हैं डेंगू का मौसम फैला हुआ है, तो उसके अंदर भी जो यूज़ होते हैं ना वो सिट्रोनेला और लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल यूज़ होता है जो कि डेंगू से मच्छर को जो दूर भगाता है। तो एसेंशियल ऑयल्स का सिर्फ अरोमा थेरेपी नहीं, इसके अलावा भी बेतहाशा इसका इस्तेमाल है। अच्छा, जैसे अभी हमें बहुत से लोग देख रहे होंगे नॉर्मली जब जी हरमीत जी जी रोमा, अच्छा खैर आप कर लें सवाल। अच्छा ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जब इस तरह से लोग सुबह के टाइम कोई ना कोई ऐसे डिफरेंट सी कोई चीज़ सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उनका मतलब फिर ये अगला स्टेप उनका ये होगा कि अब हमने अगर ये ऑयल ख़रीदना है, इस पर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कहाँ से करें? तो ये ऑनलाइन क्या ये ऑयल्स अवेलेबल हैं, या अगर आप ही का कोई आउटलेट है तो उस हवाले से भी बताएं जहाँ पर आके लोग कॉन्टैक्ट करें, अपनी बीमारी का बताएं, मुतल्लिका बीमारी से रिलेवेंट जो भी ऑयल है वो हासिल करें। जी, सबसे पहले जो अरोमा थेरेपी वो इतना आसान कोई तरीका इलाज है, ये दुनिया में चल इसलिए रहा है क्योंकि इतना आसान है, आपको किसी डॉक्टर किसी कंसल्टेंट के पास जाना ही नहीं पड़ता। आप सिंपल उस प्रोडक्ट के पीछे उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स लिखी होती है, आप पढ़ के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस किस पर्पज़ के लिए। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो chiltanpure.com हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं। 200+ ऑयल्स हैं, कैरल ऑयल और एसेंशियल ऑयल सारे 100% प्योर अवेलेबल है। उनकी डिटेल्स भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, बेनिफिट्स भी आपको बताएंगे, साइड इफेक्ट भी हैं कि कौन कौन यूज़ कर सकता है, कौन कौन, और बच्चों से ज़रा ये क्योंकि दूर रखनी होती सारी चीज़ें। आपने कहा chiltanpure.com? जी, chiltanpure.com, वहाँ पे जाके आप विजिट करें और वहाँ chiltanpure.com जी 500+ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक में भी और भी काफ़ी बड़ी रेंज है। वो तो हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की चीज मेरे माइंड में आ रही है क्योंकि मजारी साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान ही वेट लॉस का जिक्र किया था, बट उस पर आने से पहले जरा हरमीत का सवाल ले लें, फिर मैं अपना सवाल पुट करूंगी। जी हरमीत। अच्छा नजब बाजी, अगर हम देखें ना उमूमन कई लोग ऐसे हमारे माशरे में पाए जाते हैं जिनको खुशबू से एलर्जी है, वो कोई परफ्यूम या कोई इस तरह सेंट या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो तब उनको थोड़ी सी एलर्जी बल्कि ज़्यादा भी हो जाती है। तो उनको क्या मशवरा देंगे, क्या चीज़ें उनको इस्तेमाल करें? क्योंकि आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि कई बीमारियाँ से छुटकारा पाने के लिए खुशबू का इस्तेमाल हो सकता है, उससे जान छुड़ाई जा सकती है, उनको क्या कहेंगे सर? जी देखें, जो ये तो फ़र्क है, ज़्यादातर लोगों को जो एलर्जी होती है वो सिंथेटिक जो आपके फ्रेंच परफ्यूम्स, दूसरे जो परफ्यूम्स आप यूज़ करते हैं उनसे लोगों को एलर्जी होता है। जो हमारे जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं अरोमा थेरेपी में, ये तो 100% ऑर्गेनिक नेचुरल होते हैं। तो ऑर्गेनिक नेचुरल जो होता है वो कभी आपको ना वो इचिंग करते हैं, ना आपको कोई ऐसी एलर्जी क्रिएट करते हैं, बहुत कम, रेयर, शायद 0.1% लोगों में शायद कोई ऐसा इशू होगा। लेकिन मैंने आज तक, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में अरोमा थेरेपी में, तो मैंने नहीं देखा कि किसी को कोई इशू खुशबू से एलर्जी हुई। हाँ, वो सिंथेटिक परफ्यूम से होता है, जो लैब मेड होते हैं, जो फ्रेंच परफ्यूम्स हम रूटीन में जो यूज़ करते हैं, तो वो उनसे एलर्जी होती है क्योंकि वो सिंथेटिक केमिकल होते हैं, वो जाके आपको इशू करता है। नेचुरल की तो कभी नहीं होता। जैसे आप किसी बाग में चले जाएँ, किसी चीज़ जगह में चले जाएँ, हाँ जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, ऑफकोर्स वो ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी है, वो होती है, लेकिन अगर आप एक लिमिट में यूज़ करें तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी एलर्जी। अच्छा, आपने डिप्रेशन, एंजाइटी, मुख्तलिफ बीमारियों का बता दिया। जो मेरा कंसर्न है और जहाँ पे मैं स्टक हूँ वो है वेट लॉस। वेट लॉस का इलाज किस तरह से मुमकिन है इस अरोमा थेरेपी के जरिए? बिल्कुल, जो अरोमा थेरेपी में जो वेट लॉस के लिए जो एसेंशियल ऑयल यूज होता है उसको कहते हैं फ्रैंकिंसंस। फ्रैंकिंसंस जिसको उर्दू में आप कहते हैं लुबान, ये इसको किंग ऑफ एसेंशियल ऑयल्स कहा जाता है। ये सारे ऑयल्स का किंग ऐसे कहा जाता है। अब ये क्या करता है कि देखिए, मैंने जैसे कहा था कि हमारे माइंड में डिफरेंट नोड्स होते हैं, तो हमने कब खाना है, कितना खाना है, इसका फैसला हमारा माइंड करता है। हमारे माइंड में एक नोड होता है जो कि फैसला करता है कि जी आप वो केमिकल रिलीज करते हैं और आपको पेट को जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि जी भूख लगी है। उसके बाद आप उठते हैं, उठा के कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि जो लोग ज़्यादा खाते हैं, इट्स मीन कि उनके जो वो नोड है वो केमिकल रिलीज ज़्यादा कर रहा है। जब वो केमिकल रिलीज ज़्यादा करेगा तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी। तो फ्रैंकिंसंस एसेंशियल ऑयल क्या करता है, उस नोड को जाके कंट्रोल करता है। तो इस तरह की कुछ वेट लॉस चॉकलेट्स बन रही हैं जिनके अंदर फ्रैंकिंसंस एसेंशियल ऑयल डाला जाता है। वो चॉकलेट खाने से क्या होता है कि आपका जो नोड है वो कम केमिकल रिलीज करता है। जब वो कम केमिकल रिलीज करेगा तो ऑफकोर्स आपको भूख कम लगेगी। इस तरह ये कंट्रोल हो रही है। बात करें फ्रैंकिंसंस, जी फ्रैंकिंसंस इसको स्मेल करना है और ये आपकी chiltanpure.com जो वेबसाइट है वहां पर ये वहां पे अवेलेबल है। वैसे ये वेट लॉस का सवाल मेरे ख्याल में 1000 पेज के रोमा, वेट लॉस का सवाल शायद अमजद भट्ट का था, लेकिन उनको क्या उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सर से उनके लिए भी मेरे ख्याल में यही है। एक तो अमजद भट्ट को दुआएं की जा सकती है
तो जिसका इतना बड़ा पेट हो चुका हो उसके लिए तो दवाई हो सकती है जी ना। नहीं कुछ ऐसे में भी होता है, कुछ कोई डिजीज भी होती है ना। देखिए मोटापा इट सेल्फ जो है वो एक बीमारी भी है। एक ये चीज नहीं होता कि आप सिर्फ खा रहे हो तो इसलिए वेट आपका गेन हो रहा है, वो इट सेल्फ एक डिजीज भी है। तो उसके लिए डिफरेंट अगर हो तो आप अपने डॉक्टर को अच्छा, कंसल्ट करें। मेरा कंसर्न तो भाई वेट कम करना ही है। सो उसके लिए मुझे करना क्या है कि आपकी वेबसाइट पर जाना है, वहां से फ्रैंकिंसेंस ऑयल सेलेक्ट करना है, 1000 इसकी प्राइस है, जी। उसको स्मेल करना है उसको दिन में 5 से 6 दफा। जी, जब आपको ये तब Really? करना है जब लंच डिनर है, उससे थोड़ी देर पहले आपने स्मेल करना है। उससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो है उससे आप कम ही खाएंगे, कुछ ग्राम्स ऑफ फूड कम ही, क्योंकि आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आपका दिल ही नहीं करेगा। खाना सामने होगा लेकिन बंदे का होगा कि बस मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स आती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका वेट कंट्रोल हो जाता है। मेरा जो तजुर्बा है वो ये, मैंने चूंकि अरोमा थेरेपी के स्पा में गया हूँ, अच्छा। और हकीकत ये है कि आप कितने भी थके हों, आप इतने रिलैक्स कर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। No doubt। वो रिलैक्स करने के लिए जी। जो पूरे दिन की थकन है बिल्कुल। उसके लिए कौन कौन से ऑयल हैं मतलब? जी, उसके लिए वो होता है कि थकन को ख़त्म दूर भगाने के लिए जो सिट्रस फैमिली के एसेंशियल ऑयल है ना, जिसमें सिट्रस, उसमें ऑरेंज आ रहा है, लेमन है और ग्रेप फ्रूट है। इन तीन का अगर आप ब्लेंड करके मिक्स करके यूज़ करें तो ये सारी थकन आपकी ख़त्म कर देगा। जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट में भी बाहर जो बड़ी जो हाई टेक जो मीटिंग्स होते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें सिट्रस एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा रूम में उन मीटिंग से पहले जापान में और चाइना में और कोरिया में इसका बड़ा इस्तेमाल है। तो जिसमें अगर इस टाइप की कोई मीटिंग हो रही हो ना, तो थोड़ी देर पहले उस रूम में वो सिट्रस एसेंशियल ऑयल्स का स्प्रे कर देते हैं, ताकि जितने लोग भी उस मीटिंग में हैं तो उनका फोकस हो और वो एक्टिव हो, हशाश बशाश हो। तो ये क्या करता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको एक्टिव रखते हैं, जो आपको सुबह उठाते हैं। आप सुबह कैसे उठते हैं? क्योंकि वो जो एक जो नोड है वो केमिकल रिलीज करता है कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गई। ये नहीं कि वो सुबह हुई है तो हम उठें, वो जो नोड है उसने आके केमिकल रिलीज किया फिर आप उठें। सोने का भी ऐसे, जागने का भी ऐसे। तो वो क्या करते हैं कि जो आपको एक्टिव करने वाले जो नोड्स होते हैं उनको जाके फोर्स करता है कि और केमिकल रिलीज करते हैं। मेंटली एक्टिव रखने के लिए, खुद को कंसंट्रेशन आपकी इंटैक्ट रहे, उसके लिए कौन सा ऑयल? वो जो सिट्रस आप यूज आप करें। दूसरी तरफ चले जाते हैं ना, मतलब इससे वो ये है कि सारे दिन की थकन के बाद जब थकन आप आए जी। हैं तो आपका दिल कर रहा है कि अच्छी स्लीप मिल जाए। जी, जी, बिल्कुल। उसके लिए कौन से फिर स्लीप के तो देखिए मैंने दो ही कहा था, एक लेवेंडर आप यूज कर लेवेंडर सकते ही हैं है। या कैमोमाइल जिसे आप कहते हैं, कैमोमाइल आप यूज कर सकते हैं। इनकी टीज भी आती है, इनके चाय भी आती है और इनके एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं। अगर आप चाय पीना चाहें तो वो पोड्स होते हैं, उसको आप एज ए ग्रीन टी करके इस्तेमाल अच्छा, कर इस तरह सकते से हैं। ये होता है कि मतलब मैं वेट लॉस के लिए भी एक ऑयल यूज कर रही हूँ, मैं मेंटली खुद को स्टेबल रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, कंसंट्रेटेड रहने के लिए भी एक ऑयल यूज कर रही हूँ। अब 2 ऑयल्स या 3 ऑयल्स एक ही टाइम पर यूज कर रही हूँ या कुछ गैप के साथ, तो इनका कोई इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट भी हो सकता है? जी, कि देखिए अगर आप 2 एसेंशियल ऑयल्स को यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्लीप का और एक्टिव का है, आप नींद वाला भी एक टाइम पे यूज कर रहे हैं और एक्टिव वाला भी कर रहे हैं, तो एक तरफ तो वो नींद वाला अपने केमिकल रिलीज करके भाई सो जाए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने एक्टिव ही रहना है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो जरा डेंजरस हो सकता है। वो जाहिर सी बात है क्योंकि आप स्लीप को भी फोर्स करेंगे मैंने सोना भी है और साथ आप सिट्रस भी यूज करेंगे जी मैंने एक्टिव भी रहना है, तो वो नोट्स तो कंफ्यूज होंगे कि भाई हम सोएं या एक्टिव रहें। तो वो थोड़े से कंफ्यूजन है। बाकी आप एसेंशियल यूज कर सकते हैं। नींद जी हरमीन, सर आपने जिक्र किया नींद के हवाले से भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं जो बड़े बड़े लंबे लंबे खराटे लेते हैं और उनको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह वो कुंभकर्ण को उठाना होता है वो उठते ही नहीं है। अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा ऑयल होगा भाई? जी देखिए, अगर ये इस टाइप का जो खराटों का मसला होता है, ये आपका सांस का थोड़े से जब डिस्टर्ब हो चीज़ें तो उस लोगों को ज़्यादा इशू होता है, तो उसके लिए जो है ना हम देते हैं सफ़ेदे का तेल, जिसको आप यूकलिप्टस कहते हैं। यूकलिप्टस इंग्लिश में यूकलिप्टस, उर्दू में इसको सफ़ेदे का कहते हैं। तो ये आपको सांस का कोई भी रिस्पिरेटरी कोई भी इशू हो, ऑक्सीजन का मसला मसाइल हो, दमा हो, उसके लिए ये बड़ा इफेक्टिव है। ये वाला हो गया। बट जो हमारे मुख्तलिफ आजकल हमारी सोसाइटी में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ बीमारियां पाई जाती हैं, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनके लिए भी ऑयल्स होते हैं, इनको मतलब नॉर्मल रखने के लिए। ऑब्वियसली से बीमारी खत्म तो नहीं होगी बट उसको कंट्रोल रखने। देखिए जो अरोमा थेरेपी, ये अरोमा थेरेपी तब इफेक्टिव होती है जब आपकी डिजीज स्टार्ट में हो, जब आपकी बीमारी शुरू हो रही है, जैसे स्लीप का डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, तो ये तब इफेक्टिव है। अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे तब तो फिर आपको प्रॉपर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, फिर तो आपको ट्रीटमेंट करना मेरे ख्याल पड़ता में है। इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही देती हैं। स्टार्ट के लिए अच्छा है, बिल्कुल स्टार्ट के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच नजम, आपने गुड मॉर्निंग के वक्त निकाला। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। फैशन की बात करेंगे और जब भी हम फैशन का जिक्र करते हैं तो हम अक्सर बात करते हैं
कि फैशन बेसिकली ये फील्ड है खवातीन की, बट आजकल मर्द भी बड़े शौक से फैशन करते हैं, लेकिन खवातीन इसके लिए ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, मर्द इतने कॉन्शियस नहीं होते। और फिर अगर हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, या खवातीन की क्या डिमांड्स होती हैं फैशन को लेकर, ड्रेसिंग को लेकर, सो इस चीज़ का जो ट्रेंड है वो लास्ट 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 4-5 साल पहले अगर हम देखें तो खवातीन की इतनी डिमांड्स भी नहीं होती थी, इतने ब्रांड्स भी नहीं थे। आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बहुत अरसा पहले की बात करें तो देयर वाज दिस टाइम जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात करते थे तो उस वक्त चंदे की फैशन डिज़ाइनर्स मौजूद होते थे। उन्होंने छोटे मोटे अपने आउटलेट्स बनाए होते थे, फैक्ट्रीज बनाई होती थी जहाँ पर वार्डरोब तैयार की जाती थी और हीरो या हीरोइन को प्रोवाइड की जाती थी। अब ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कोई भी खातून डिमांड क्या करती है एक फैशन डिज़ाइनर से, किस तरह से कट्स हों और कपड़ा किस तरह से हो, फैब्रिक और मल्टीपल चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो एक फैशन डिज़ाइनर हमें इस बारे में बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर कौसैन काज़मी इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें। कौसैन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको तो प्रोफाइल वैसे ही बहुत हैवी है और बेसिकली आप डील भी करते हैं ब्राइडल्स में और इस तरह से, बट ये बताएं कि आजकल जो खवातीन की डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मतलब जब भी वो किसी फैशन डिज़ाइनर के पास जाती है, इवन आम से टेलर के पास भी जाएंगी ना, तो वो उनके पास एक पूरा पिक्चर होगी कि भाई हमें इस तरह से चाहिए, इस तरह से कट्स चाहिए। सो मतलब माइंड में क्या होता है बिफोर गोइंग टू अ फैशन डिज़ाइनर? अच्छा, जब टेलर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली उनको तो इतना नहीं पता होता, लेकिन जब डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो एक्चुअली कस्टमर अपनी डिमांड बताता है और डिज़ाइनर फिर उनको बताता है कि आया ये उनके लिए उनको सूट करेगा कि नहीं करेगा। सो डिज़ाइनर हैज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। he is going to or he or she is going to explain कि क्या ये कट उनके लिए सूट है कि नहीं करेगा कि नहीं, फिर उनके लिए फैब्रिक कौन सा सूट करेगा। सो डिज़ाइनर का काम के कंधे पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी पर्सनैलिटी को रिवैम्प करने में, आपकी वार्डरोब को रिवैम्प करने में। हम लोगों को पढ़ाया यही जाता है कि मैं सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन में इनकी ये बात बता दूं कि लोगों को इनके पास इसलिए जाना चाहिए कि ये बाहर से पढ़े हुए हैं और हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं। तो हाईली क्वालिफाइड आदमी जिसने वेस्ट में पढ़ा और फिर ईस्ट को स्टडी किया आके और फिर ईस्टर्न में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वैसे ही अप्रिशिएबल है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। आई एम ऑलरेडी हैविंग अ फैन मोमेंट विद यू। अच्छा, तो अब ये जरा बताओ, थोड़ा सा फ़र्क से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मरियम को आपने देखा होगा, मरियम सफदर को, और मरियम औरंगजेब को भी देखा होगा, शेरी रहमान को भी देखा होगा। इनके कट्स बिल्कुल ठीक है, ऐसा फैशन होना चाहिए, या इनको भी आप सजेस्ट करोगे कुछ और तरह की मतलब ये करें? अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आई थिंक मरियम नवाज हैज़ अ बेस्ट स्टाइल। आई थिंक उनके जो भी स्टाइलिस्ट है उसको सल्यूट करना चाहिए, बिकॉज शी कैरीज हरसेल्फ वेरी वेल। और एक सिंप्लिसिटी है उनके ड्रेसिंग में और एलिगेंस है, and I think everybody should follow that trend. अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये फैशन डिजाइनर तो आपको बनाकर दे देगा ना कपड़े, बट उसको कैरी करना वो तो आप पर डिपेंड करता है। तो जो इंसान अच्छे से कैरी कर ले वो मेरे ख्याल में कुछ भी अच्छे से कैरी कर सके। जिसको कैरी करना आता हो ना, आम सा सूट भी बड़े अच्छे से कैरी कर लेगा। सो कैरी करना इज द मेन थिंग। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़े से इफ यू आर ऑन द हेवियर साइड तो आप ऐसा दिल तोड़ दिया। एक सेकंड, हमारे साथी हैं हरमीत जी। हरमीत कोई बात करना चाह रहे हैं? जी हरमीत। मैंने कहा मरियम नवाज साहिबा की तो उन्होंने तारीफ कर दी, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा और शेरी रहमान साहिबा का दिल तोड़ दिया। भाई बहुत फैशन करके आते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। वो भी अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो शी इज अ पब्लिक फिगर एंड आई थिंक शी कैरीज हरसेल्फ रियली वेल। हरमीत, उज़मा कारदार साहिबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? फ्रॉम हेड टू टो जिस तरह से उन्होंने मैचिंग की होती है। अच्छा सर, इसके सवाल की तरफ वापस आते हैं। जी आपका सवाल? अच्छा, मेरा सवाल बेसिकली टेलर्स का आइडिया और हवाला मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि वो इकोनॉमिकल होते हैं। कोई भी खातून उनके पास कोई भी पिक्चर लेके जाएगी, ऐसा बना दे, तो हमारे यहाँ टेलर्स बहुत अच्छे हैं, वो बना भी देते हैं। बिल्कुल। सो वो इस तरह से होता है। बट जो डिमांड है बेसिकली आजकल की डिमांड क्या है खवातीन, अगर हम फॉर्मल्स में देखें, अभी सेमी फॉर्मल्स की तरफ भी आएंगे, कैजुअल्स की तरफ भी आएंगे, बट फॉर्मल वेराइटी को लेकर और शादियों का भी सीजन है, तो क्या डिमांड आ रही है खवातीन की जानिब से? एक्चुअली पेंडेमिक ने हमारा जो है सोच को बहुत चेंज कर दिया है।
देयर वाज अ टाइम 2-3 साल पहले पीपल वर रियली इनटू हैवी ड्रेसेस, लेकिन अब क्योंकि अब हमारे यहाँ शादियां भी ऐसी हो गई कि हमारे यहाँ पब्लिक जो है वो जो हमारे अटेंडेंस जो है वो कम हो गई है शादियों में। जैसे पहले 500-800 लोगों की गैदरिंग होती थी, अब वही चीज़ श्रिंक होकर 200-300 लोगों गैदरिंग पे आ गई है। सो पीपल एक्चुअली वांट टू वेयर समथिंग व्हिच दे कैन रिपीट लेटर ऑन एज अ सेपरेट, यानी कि वो ऐसी चीज मांगती हैं कि वो शर्ट को बाद में सेपरेटली भी यूज कर सकें, दुपट्टा सेपरेटली यूज हो सके। सो दे एक्चुअली वांट टू गेट समथिंग, दे वांट टू गेट समथिंग वेरी गुड फॉर द वैल्यू ऑफ द मनी दे आर पेइंग। ठीक है, दे वांट टू गेट अ गुड वैल्यू फॉर देयर मनी। वैसे जो खवातीन नहीं आ सकती, मेरा सवाल हमेशा ये होता है डिजाइनर से, घर बैठी हुई हमें देख रही हैं, आपको देख रही हैं, उनको क्या सजेस्ट करोगे अगर उन्होंने खुद जाके टेलर को या किसी को समझा के अपना ड्रेस बनाना है तो वो क्या करें? कौन से कलर आजकल लें, क्या करें? शॉर्ट शर्ट लें, लॉन्ग लें, किस तरह का करें? जब शॉर्ट शर्ट्स फैशन में थी, मैं तब भी लोगों को ये सजेस्ट करता था कि आप अपनी फिगर को देखें कि आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें। लॉन्गर सिलुएट्स आर ऑलवेज वेरी एलिगेंट, वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो अगर आप इफ़ यू आर मिड एज्ड और अगर आप एज्ड हैं जैसे 40 प्लस, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर समथिंग विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, जिसमें आप एफर्टलेस लगें, जैसे लगे ना कि आप किसी चीज़ में अनकंफर्टेबल हैं। अगर आपने सिंपल आउटफिट भी पहना होगा और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप इजी फील कर रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, तो वो चीज आपकी नजर भी आती है, जाहिर भी होती है। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बात करें कि लोगों की ये डिमांड है कि कोई ऐसी चीज हो बाद में भी यूज हो सके, हेवी कपड़ों के लिए ऑब्वियसली फिर आपको पे भी उस हिसाब से करना पड़ता है, और अगर आप एक अच्छे फैशन डिजाइनर के पास गए हैं तो बहुत ही अच्छा पे करना पड़ता है, फिर ही आपको एक एंड रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन ब्राइडल्स की अगर हम बात करें, ब्राइड्स की अगर हम बात करें, तो उनकी क्या डिमांड है? उनकी भी ऐसी ही आजकल डिमांड है कि अभी पहन लिया तो फिर बाद में हमारा किसी ना किसी और तरीके से उसको हम यूज भी कर सकें, यूज कर सकें। बिल्कुल। मोस्टली जो वेस्टर्न हमारे जो फ्यूजन वेयर जैसे मैक्सीज हैं, लॉन्ग गाउन्स हैं, वो तो डेफिनेटली बाद में कोई अपने ही कोई क्लोज रिलेटिव्स वगैरह की शादी पे ही पहन सकते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न जो ड्रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसे लॉन्ग शर्ट है विद फर्शी गरारा और लहंगा, तो उनको सेपरेट्स के तौर पे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे शर्ट सेपरेट यूज़ करेंगे, उसके साथ दे नॉर्मली गो फॉर अज़ार और ट्राउजर्स किसी और की शादी में पहनने के लिए। दुपट्टा सिंपल ड्रेस के ऊपर शलवार कमीज या कोई भी ड्रेस आप पहन लें और उसके ऊपर यू कैन वेयर अ हैवी दुपट्टा। So people actually want to use what they have in their wardrobes. अच्छा, एक और चीज़ मैं अक्सर सोचती हूँ, मतलब मैं बहुत सी ब्राइड्स को देखती हूँ, बहुत पैसे जो हैं वो स्पेंड करती हैं अपने वेडिंग ड्रेस पर, और फिर उसके बाद होता क्या है कि वो नॉर्मली फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं क्लोज रिलेटिव की अगर कोई शादी आ गई, बहन भाई की आ गई, फर्स्ट कजन की आ गई, तभी आप पहन सकते हो, वरना नॉर्मली वो फिर ट्रंक्स में और टैची केसेस में ही पड़े रहते हैं कपड़े, और फिर शायद अपने बच्चे अगर उन्होंने यूज़ करना हो तो वो कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग आजकल ऐसे भी देख रही हूँ जो बड़े ही डिसेंट डेलिकेट डिजाइन्स की तरफ जाते हैं, जो इतने कॉस्टली भी नहीं होते और वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। सो पहली वाली चीज़ का जो ताल्लुक हैवी ड्रेसेस और महंगे ड्रेसेस, उसका ताल्लुक आपके शौक से भी, आपके बजट से भी है। बट बीइंग अ डिजाइनर, आप इस वक्त खवातीन को, ये ब्राइड्स जो बनने वाली हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कितनी रेंज में रहना चाहिए? और मतलब इस हवाले से थोड़ा गाइड करना। देखिए, ये डिपेंड करता है अपने सोर्सेज के ऊपर। अगर आपके इतने सोर्सेज नहीं हैं, यू डोंट नीड टू गो बैंकरप्ट to buy a heavy or very expensive outfit. आप अगर सिंपल भी जोड़ा पहनेंगे, ब्राइड हमेशा खूबसूरत ही लगती है। तो आपको जो है अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। हाँ, ब्राइड हमेशा खूबसूरत ही लगती है, देखेंगे उसी को ही देखेंगे, पिक्चर्स बननी है। एग्जैक्टली। तो जितने अपने सोर्सेज हैं उसमें रह के आप अगर स्पेंड करें, आप देखें फॉर एग्जांपल लोग वेडिंग डेकोर के ऊपर इतना स्पेंड करते हैं। आप ब्राइडल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम जो वेडिंग डेकोर के ऊपर स्टेजेस वगैरह पे बात करते हैं, हम लाखों रुपए फूलों के ऊपर जाया कर देते हैं, उसको तो कोई नहीं पूछता। और आप ब्राइडल्स के ऊपर जब आप बात करते हैं, ब्राइडल को कि उसको बनाना बहुत मुश्किल काम है, उसके पीछे कई कारीगरों की रोजी जुड़ी हुई है ना। आप ये देखें, देयर इज अ टीम इन्वॉल्व्ड इन दिस बिजनेस। दुल्हनों की तो हमने बहुत बात कर ली, हमारे हरमीत की भी बहुत ज्यादा शादी आने वाली है। तो मुझे थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे कि शेरवानी किस तरह से बनवाऊं, तो इनको बताएं ना कि थोड़ा सा इनको भी गाइड करें, दूल्हों के लिए भी कुछ हो जाए। हरमीत, आई थिंक ही शुड गो विद मिडनाइट ब्लू। सारी चीजों को देख ले दोबारा से। हरमीत, आई थिंक यू शुड गो विद मिडनाइट ब्लू शेरवानी। और वैसे आई थिंक गोल्ड, बिकॉज यू आर फेयर, यू आर टॉल, तो आई थिंक गोल्ड वुड बी अ नाइस कॉम्बिनेशन, गोल्ड एंड रेड।
आप तो जो भी पहनेंगे यू लुक नाइस। थैंक यू। परेशान हो Thank you, गया हरमीन। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी शेरवानी मुझे पाजी से ही बनवानी पड़ेगी अपने लिए। और इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल था, वैसे अगर सवाल टाइम है रोमा? बोले आपके लिए वक्त ही वक्त करें सवाल। अच्छा पाजी, एक और चीज हमने देखी है कि उमूमन जब गर्मियों का मौसम आता है तो लाइट जो कलर्स हैं उसका चुनाव किया जाता है खवातीन की वजह से, लेकिन उसके ऊपर जो प्रिंट होता है डार्क किस्म का होता है। और इसी तरह सर्दियों का जो मौसम आता है तो डार्क किस्म के जो कलर्स हैं उसको ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो क्या ये गर्मियों में डिमांड जो है डार्क प्रिंट की खवातीन की तरफ से की जाती है? एक्चुअली इसमें रिटेल थेरेपी बहुत इन्वॉल्व है। अपने डिज़ाइंस को अपीलिंग करने के लिए वो जो है यू नीड टू मेक इट मोर इलेबोरेटिव, जिसमें आप अपने हैवी प्रिंट्स वगैरह शामिल कर देते हैं। तो वो सिर्फ वो किसी किसी पे सूट करते हैं। मैं मेजॉरिटी अपने कस्टमर्स को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अवॉइड प्रिंट्स। हमने मरियम नवाज की एग्जांपल दी, शी डजंट गो विद प्रिंट्स। हाँ, कभी हमने नहीं देखा, सिंपल वो उसमें एग्जैक्टली। तो अब गर्मियों में हम लोगों के कलर्स, हाँ कलर्स, एंड शी कैरीज एवरी कलर वेरी नाइसली। और गर्मियों में आप डार्क कलर्स भी पहन सकते हैं इवनिंग में, आप पहनिए। अब लेकिन बस ये है कि वो प्रिंटेड ना हो ज्यादा, प्रिंट्स ऑन प्रिंट्स एंड ऑन प्रिंट्स। इसके साथ मेकअप भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने कोई बहुत ज्यादा डार्क कलर पहने तो फिर आप जरा लाइट मेकअप करवा लें, या अगर आपकी ड्रेस लाइट है तो फिर लिपस्टिक या इस तरह से थोड़ा सा उसको डार्क कर लें। मेरे ख्याल में ये भी कॉम्बिनेशन और ये सेंस आप में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। देखें, अपनी एक्सेसरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स के लिए एक्सेसरीज, आपका मेकअप कलर्स जो आप यूज करते हैं, और आपकी ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने रिसेंटली एक शादी अटेंड की, उसमें एक खातून ने कपड़े पहने हुए थे बहुत एक्सपेंसिव, बहुत खूबसूरत, बट उसका सारा वो कहते हैं ना रोब मारा जा रहा था कि उन्होंने एक ब्लैक सा स्कार्फ ऊपर लिया हुआ था। सो ये वाली सेंस बहुत जरूरी होती है कि अगर आप जहाँ इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं वहाँ आप डिजाइनर को थोड़े बहुत पैसे दे लें और आप अपने प्रॉपर उसका वो साथ मैचिंग करवा लें, स्कार्फ या दुपट्टा या जो भी आपने ओढ़ना है। देखें, आप इतने हैवी फॉर्मल से लिए अगर आप कहीं जाते हैं, चाहे डिजाइनर, चाहे आप कहीं मार्केट से परचेज करते हैं, जस्ट मेक अ स्मॉल दुपट्टा टू यूज एज अ स्कार्फ मैचिंग कलर के लिए। तो आई थिंक वो तो आप लेटर ऑन भी यूज कर सकते हैं। जो भी हिजाब ऑब्जर्व करते हैं, आई थिंक उनकी कलेक्शन होनी चाहिए स्कार्फ्स की, ताकि वो लेटर ऑन अपने वार्डरोब में यूज कर सकें। और ये तो एक इतना ट्रेंड हो चुका है, अब तो हिजाब बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, तो अब लोगों की कलेक्शन होनी चाहिए हिजाब्स वगैरह की। अच्छा, अभी हमारी कॉन्वर्सेशन में ज्यादा शादियों वाली कपड़ों का ही जिक्र था, ब्राइडल वेयर का ही जिक्र था। मतलब आजकल क्या ट्रेंडिंग में है, अगर किसी लड़की ने अपना शादी का जोड़ा तैयार करवाना हो, लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स, गरारे, लहंगे, मैक्सीज, क्या चल रहा है या सब कुछ ही चल रहा है? देखें, बारात जो है, मैं अपने कस्टमर को स्ट्रिक्टली कहता हूं कि इट हैज टू बी ईस्टर्न। जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आपके रूट्स हैं ना, आपको ईस्टर्न ड्रेस पहनना चाहिए, ताकि जहां से आप बिलोंग करते हैं आपको विद द हेवी ज्वेलरी एंड हेवी मेकओवर लाइक दिस। हेवी ज्वेलरी, इफ यू कैन अफोर्ड देन व्हाई नॉट। इवन इफ यू कांट अफोर्ड देन अ सिंपल ज्वेलरी वुड बी फाइन एज वेल। लेकिन वही चीज है ना कि आप जो भी चीज है आपके पास, आप उसमें खुश रहें, खुश भी रहे और आपको कैरी भी करना हो। अच्छा ड्रेस है, साथ फिर अच्छा मेकओवर होना चाहिए, भले एक्सपेंसिव ना हो, और साथ ही साथ ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा एलिगेंट होनी चाहिए। बट थैंक यू सो मच हुसैन, आपको दोबारा भी दावत देंगे। आज हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।